देखिए, आज से आप लोगों का 12वीं का क्लास स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए, 11वीं में जब हम लोग क्लास शुरू किए थे तो 11वीं में सबसे पहले हम आप लोगों को बताया था कि आर्थिक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। आर्थिक क्रिया वैसी क्रिया जो धन या लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, वह आर्थिक क्रिया होता है, ठीक है। आर्थिक क्रिया में हम बताए थे आप लोगों को कि आर्थिक क्रिया 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। एक व्यवसाय, एक पेशा और एक रोजगार, ठीक है जी। मतलब व्यवसाय होता है कि जिसमें कोई व्यक्ति अपना पूंजी लगाकर लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तु का खरीद बिक्री करता है या फिर सेवा का हस्तांतरण करता है, सेवा प्रदान करता है, चाहे वस्तु का लेन देन करता है, व्यवसाय कहलाता है, ठीक है। पेशा में बताया था कि एक व्यक्ति कोई विशेष ज्ञान प्राप्त कर उस ज्ञान के बदले में सुझाव परामर्श दे करके उसके बदले में पैसा कमाता है। जैसे कोई डॉक्टर होता है, वकील होता है, इंजीनियर होता है ना। तो ये सब क्या है? प्रोफेशन होता है, यानी पेशा होता है। और एक होता है रोजगार। एक क्या होता है? रोजगार, यानी जिसमें एक व्यक्ति अपने मालिक के लिए काम करता है, मतलब कोई उसको नौकरी पर रखता है, यानी वो नौकर बन के काम करता है। आया बात समझ में? वो कोई नौकरी करता है, अपने मालिक के लिए काम करता है और वो मालिक उस काम के बदले में जो प्रतिफल देता है वो उसके लिए आमदनी होता है ना, वेतन मिलता है। ये सब क्या होता है? आमदनी। वो होता है रोजगार। आया बात समझ में? अब आइए, व्यवसाय हम लोग को अभी प्रोफेशन और एम्प्लॉय के बारे में नहीं पढ़ना है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। यानी रोजगार और पेशा के बारे में नहीं पढ़ना, अभी व्यवसाय के बारे में पढ़ना है। तो व्यवसाय में क्या था कि एक व्यक्ति अपना पूंजी लगाकर वस्तु या सेवा का लेन देन करता है और उसके बदले में धन कमाता है। क्या कहलाता है? व्यवसाय, यानी बिजनेस कहलाता है। और व्यवसाय के बारे में हम बताए थे कि व्यवसाय 3 प्रकार का होता है। एक एकांकी व्यवसाय होता है, एक साझेदारी व्यवसाय होता है और एक कंपनी व्यवसाय होता है। बताए थे एकांकी व्यवसाय जिसमें एक व्यक्ति अकेला मालिक होता है। कोई व्यवसाय एक अकेला व्यक्ति अगर शुरू करता है, संपूर्ण लाभ या हानि अकेले लेता है, तो फिर यह कहलाता है आपका एकांकी व्यवसाय कहलाता है, ठीक है। उसके बाद साझेदारी और कंपनी होता है। तो 11वीं में आपने शुरू से लेके फाइनल अकाउंट तक जहां तक आपने पढ़ा अभी तक, वो सारा का सारा एकांकी व्यवसाय था, यानी एक अकेला व्यक्ति मालिक था, संपूर्ण लाभ या हानि का भरपाई संपूर्ण लाभ अकेले लेता था और संपूर्ण हानि का भरपाई भी अकेले करता था, ठीक है। तो ये था एकांकी व्यवसाय, यानी एक अकेला व्यक्ति मालिक। लेकिन अब 12वीं में हम लोग साझेदारी के बारे में और कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। पूरे साल आप साझेदारी के बारे में पढ़िएगा और कंपनी के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। साझेदारी में आपका 7-8 गो चैप्टर है टोटल, ठीक है। सबसे पहला है साझेदारी फर्मों का लेखांकन, आधारभूत सिद्धांत। 2 नंबर चैप्टर है। पहला चैप्टर है आपका एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन, ठीक है। तो वो चैप्टर हम लोग पूरे पार्टनरशिप पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। अभी शुरुआत में पार्टनरशिप शुरू करते हैं और उसका चैप्टर नंबर आपका 2 होगा, ठीक है। साझेदारी का पहला चैप्टर, यानी पूरे किताब का 2रा नंबर चैप्टर, ठीक। अब साझेदारी क्या होता है उस पर ध्यान दीजिए। साझेदारी नाम से क्लियर है, अंग्रेजी में है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब नॉर्मली आप लोग क्या कहते हैं, 1-2 आदमी मिलके दोस्ती हो जाता है तो कहते हैं ना कि ये मेरा पार्टनर है, कहते हैं ना दोस्त। तो वैसे ही अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलके आपस में पूंजी लगाकर एक साथ व्यवसाय करने के लिए तैयार होते हैं, सहमत होते हैं और वो व्यवसाय को जब शुरू कर लेते हैं तो उसी व्यवसाय को साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। खिस्सा समझ में आ रहा है? अगर ये थ्योरी में आप खिस्सा अगर समझ में आ गया तो फिर चैप्टर आसान हो जाएगा।
अगर थ्योरी नहीं आएगा तो प्रैक्टिकल जिंदगी में नहीं बनेगा, ये बात नोट कर लीजिए। थ्योरी को दिमाग में बैठा लीजिए क्या कैसे होता है सब। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, कम से कम दो और अधिक से अधिक आगे बताएंगे, कम से कम दो, अधिक से अधिक जो भी होगा आगे बताएंगे, ध्यान रखिए खाली कि कम से कम दो व्यक्ति चाहिए, यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में पूंजी लगाकर व्यवसाय को एक साथ करने के लिए तैयार होते हैं, तो फिर ऐसे व्यवसाय को साझेदारी व्यवसाय कहा जाता है। ठीक है। अब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलेगा, तो मान लीजिए चार ए बी सी तीन व्यक्ति है, ए बी सी अलग अलग तीन आदमी है, तीनों आदमी एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो फिर ऐसे व्यवसाय को साझेदारी व्यवसाय कहेंगे। ठीक है। अब इसमें होता है बात क्या कि अब मान लीजिए कोई काम, व्यवसाय में बहुत तरह के काम होते हैं ना, तो अगर कोई काम एक व्यक्ति अकेला, यानी ए अकेले कोई काम कर रहा है, बी अकेले कोई काम कर रहा है, व्यवसाय में काम हो रहा है, व्यवसाय में साझेदारी व्यवसाय में, लेकिन अगर पर्सनली कोई काम कर रहा है स्पेशल, तो वो व्यक्तिगत रूप से ए साझेदार है, व्यक्तिगत रूप से बी साझेदार है, व्यक्तिगत रूप से सी साझेदार है। लेकिन अगर तीनों आदमी मिलके एक साथ कोई काम करेंगे तो उसको साझेदारी फर्म कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फर्म कहा जाएगा। आया बात समझ में? मतलब आपको ऑब्जेक्टिव में रहता है कि व्यक्तिगत रूप से मतलब जो साझेदार होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहलाते हैं, और सामूहिक रूप से क्या कहलाता है, तो साझेदारी फर्म कहलाता है। आया बात समझ में? अब आगे ध्यान दीजिए, साझेदारी का विशेषता, साझेदारी का विशेषता। तो साझेदारी का विशेषता में पहला है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना, दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना। ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना। अब ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक व्यक्ति का होने का मतलब है कि साझेदारी के लिए कम से कम तो दो व्यक्ति चाहिए, कम से कम दो। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव आपका बन गया कि साझेदारी व्यवसाय के लिए कम से कम कितने व्यक्ति की जरूरत होता है, तो कम से कम दो व्यक्ति की जरूरत होता है। अब आइए अधिक से अधिक, तो साथ देखिए, अब इसमें एक बात आता है भारतीय साझेदारी अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम। ये अधिनियम क्या होता है उस पर ध्यान दीजिए। नियम होता है कि कोई भी चीज कैसे चलेगा उसके लिए एक नियम बनता है, लेकिन वही नियम जब कानून के अंतर्गत उसको पंजीकृत करा दिया जाता है, रजिस्टर्ड करा दिया जाता है, एक ऐसा नियम जो पूरे देश में लागू हो जाता है। आया बात समझ में? तो वो अधिनियम बन जाता है। ठीक है। तो भारत देश में साझेदारी व्यवसाय में मान लीजिए किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो, तो इसके लिए भारत में भी एक साझेदारी अधिनियम बना है, भारत में साझेदारी अधिनियम बना है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1932। तो यहाँ भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि भारतीय साझेदारी अधिनियम कब बना, तो 1932 ईस्वी में बना। ठीक है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम जब 1932 में बना था, उस समय में यह बात की कोई स्पष्ट चर्चा नहीं की गई कि एक साझेदारी व्यवसाय में कितने व्यक्ति तक हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब कंपनी अधिनियम बना 1956 ईस्वी में, ठीक है, तो उसमें यह बात का स्पष्ट चर्चा किया गया कि कंपनी में तो बहुत सारा व्यक्ति हो सकता है, अनलिमिटेड व्यक्ति तक हो सकता है। वो जब कंपनी हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है। लेकिन साझेदारी में वहां सीमित कर दिया गया कि साझेदारी में अधिक से अधिक 2014 में जो नया अधिनियम बना है, इसमें थोड़ा बदलाव होते रहता है। एक समय में 100 कहा गया था, लेकिन अब 50 तक सीमित कर दिया है कि एक साझेदारी व्यवसाय में, एक सामान्य साझेदारी व्यवसाय में अधिक से अधिक 50 व्यक्ति से ज्यादा नहीं हो सकता है। 2014 में ये नियम आया है। ठीक है। 2014 में भारतीय कंपनी अधिनियम जो बना है उसमें कहा गया है कि एक सामान्य साझेदारी व्यवसाय के लिए अधिक से अधिक 50 व्यक्ति तक ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में काम देगा। ठीक है। उसी में एक होता है बैंकिंग साझेदारी व्यवसाय। ठीक है। बैंक भी एक साझेदार है, मतलब क्या है, एक व्यवसाय ही है। बैंक जो चलता है वो भी क्या है, एक व्यवसाय ही है। ठीक है। लेकिन वो कंपनी के रूप में चल रहा है। तो अब कहता है कि अगर कोई साझेदारी, बैंकिंग साझेदारी अगर है, तो उसमें मैक्सिमम जो है 10 व्यक्ति तक हो सकते हैं, मैक्सिमम
10 व्यक्ति तक हो सकते हैं, और सामान्य साझेदारी व्यवसाय में अधिक से अधिक 50 व्यक्ति हो सकते हैं। यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्टिव आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना, एक विशेषता क्लियर हुआ कि कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, अधिक से अधिक 50 व्यक्ति तक हो सकते हैं। सामान्य साझेदारी में अधिक से अधिक 50 व्यक्ति हो सकते हैं, और बैंकिंग साझेदारी व्यवसाय होगा तो अधिक से अधिक 10 व्यक्ति तक हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, साझेदारी समझौता का होना। साझेदारी समझौता का होना दूसरा है, ठीक है। तो साझेदारी समझौता का मतलब क्या होता है? अब देखिए, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ कोई काम करने के लिए तैयार होंगे तो कल के डेट में उसके बीच में झगड़ा झंझट भी तो हो सकता है, स्वाभाविक बात है। 2 या 2 से अधिक आदमी अगर कोई एक साथ मिलकर काम करेंगे तो किसी न किसी बात के लिए कल के डेट में खटपट हो सकता है, कला हो सकता है। तो कल के डेट में कोई कला ना हो, इसके लिए उनके बीच में सबसे पहले काम होता है साझेदारी का होना, समझौता। साझेदारी समझौता कि क्या काम होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कौन क्या करेगा नहीं करेगा, कौन कितना पूंजी देगा, कितना आहरण तक कर सकते हो, कितना कमीशन मिलेगा, है ना। तो ये सारा बात जो है ना वो साझेदारी समझौता में लिखा होता है। तो साझेदारी समझौता के बिना, साझेदारी जो है बिना समझौता का तो हो नहीं सकता है। अब मान लीजिए 2 या 2 से अधिक आदमी, कौन कहाँ का है नहीं है ना, तो वो अगर एक साथ काम करेंगे तो सबसे पहला काम तो होगा कि एक दूसरे को जान पहचान होना, कि हम आपको जानते हैं, आप फलाने गांव के हैं, मैं फलाने जगह का हूँ, है ना। दोनों आदमी एक साथ मिलकर काम करेंगे, आप कितना दीजिएगा मैं कितना दूंगा, आप क्या काम करोगे मैं क्या करूंगा। तो ये सब आपसी विचार जब तक नहीं होगा तब तक कैसे अनायास शुरू कर लेगा व्यवसाय, नहीं होगा ना। एक अकेला व्यक्ति को किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, वो अपना मन होगा जब मन होगा वैसे करेगा। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ काम करेंगे तो उनके बीच में समझौता होना सबसे पहला काम है। समझौता तो होना ही चाहिए, बिना समझौता का तो आप शुरू नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको पूछेगा कि साझेदारी का जन्म कैसे होता है, तो समझौता से। साझेदारी का जन्म कैसे होता है, तो इसीलिए कहिएगा कि साझेदारी का जन्म समझौता से होता है, इसीलिए साझेदारी समझौता का होना तो अनिवार्य है ना। उसके बाद होता है अगला विशेषता, पूंजी देना अनिवार्य नहीं। पूंजी देना अनिवार्य नहीं है, ये है, ठीक है। तो पूंजी देना अनिवार्य नहीं है। आप कहिएगा सर अब ABC काम कर रहा है, A और B पूंजी लगाया और C बिना पूंजी दिए व्यवसाय कर रहा है, उसका पार्टनर है, लाभ में हिस्सा लेगा। तो फिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि C बिना पूंजी दिए साझेदार होगा? तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। कैसे? तो ध्यान दीजिए, व्यवसाय चलने के लिए तन मन धन तीनों चीज का जरूरत होता है। तो कोई आदमी शरीर से मदद कर रहा है, कोई एक आदमी A जो है वो 5 लाख पूंजी दे दिया निश्चिंत, B जो है 100 शरीर तंदुरुस्त है, दिन रात मेहनत करने के लिए वो तत्पर है। A पूंजी लगा दिया, मेहनत नहीं कर रहा है ना दिमाग लगा रहा है, एकदम निश्चिंत है, मैंने पूंजी दे दिया, हमको टाइम टाइम पर खाली हिसाब दिखा देना, कितना फायदा घाटा हुआ दे देना हमको। B जो है 100 शरीर तंदुरुस्त है, मजबूत है, मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है अपने व्यवसाय में काम करने के लिए। तो वो पैसा नहीं लगाया, ना दिमाग लगा रहा, लेकिन शरीर से मेहनत कर रहा है। और C जो है ना दिमाग, मतलब ना शरीर से मेहनत करेगा ना पूंजी दिया, वो 24 घंटा ब्रेन लगाएगा, दिमाग लगाएगा कि हमारा बिजनेस कैसे चले, कैसे दिन दुना रात चौगुना मेहनत, मतलब हमारा व्यवसाय तरक्की करे, है ना। इसके लिए वो दिमाग लगाएगा। तो कहने का मतलब है कि तन मन धन तीनों चीज की जरूरत होता है। तो पूंजी देना कोई अनिवार्य नहीं है, आप चाहे तो शारीरिक अथवा मानसिक सेवा भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका विशेषता है पूंजी देना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। उसके बाद चौथा है दायित्व जो होता है इसका असीमित होता है। दायित्व क्या होता है? असीमित होता है। दायित्व असीमित होता है। यहां पर दायित्व असीमित का मतलब क्या है वो समझिए। मान लीजिए साझेदारी व्यवसाय में ABC एक साथ मिलकर व्यवसाय कर रहा है,
अब व्यवसाय में दिन रात सिर्फ पूंजी हमने पूंजी लगा दिया और हम निश्चिंत हो गए, ऐसा से व्यवसाय तो नहीं चलेगा। दिन रात आपका उत्तरदायित्व तो बनता है कि हमारा व्यवसाय कैसे चलेगा, क्या होगा नहीं होगा, कैसे किया जाए नहीं किया जाए, सारे बातों का दिमाग में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बना रहता है ना। उसके बाद अगर मान लीजिए हमारा व्यवसाय में कोई ज्यादा दायित्व हो गया, कर्जा हो गया, लायबिलिटी हो गया और हमारा व्यवसाय अब बंद होने के कगार पर है, तो उसका जो दायित्व का भुगतान है, उसका जो दायित्व का भुगतान करने का भार है, हमारा व्यक्तिगत संपत्ति जो हमारा व्यवसाय में नहीं है लेकिन हमारा कोई निजी संपत्ति है ना, तो वहां उस संपत्ति को बेचकर तब हमारे व्यवसाय के दायित्व का भुगतान करना पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन होता है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि साझेदारी व्यवसाय के जो दायित्व होते हैं वो असीमित होते हैं। आपने जितना लायबिलिटी लिया आपको पेमेंट करना है। अगर व्यवसाय के संपत्ति को बेचकर उस दायित्व का भुगतान नहीं हो पाता है तो आपके निजी संपत्ति से उस दायित्व का भुगतान करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि दायित्व क्या है, असीमित होता है। आया बात समझ में। उसके बाद होता है कि व्यवसाय का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है। व्यवसाय का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है। पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। मतलब जो व्यवसाय होता है ना, जैसे कानून, मतलब कंपनी का जो स्थापना होता है बिना कानून का नहीं हो सकता है। उसके लिए बिना कानून के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराए कंपनी की स्थापना नहीं हो सकता है, जब कंपनी पर आएंगे तब। लेकिन एक साझेदारी व्यवसाय जो होता है वो आप बिना किसी नियम कानून के अनुसार पंजीकृत कराए आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, बशर्ते आपका व्यवसाय वैध होना चाहिए। अनलीगल वर्क तो कोई व्यवसाय होता ही नहीं है। अनलीगल वर्क तो कोई व्यवसाय होता ही नहीं है ना। आप दारू बेचिएगा, शराब बेचिएगा, बंदूक सप्लाई कीजिएगा, बेचिएगा, ये क्या है? ये अनलीगल है ना। ये लीगल किसके लिए है? ये सरकार के लिए है। क्योंकि हमारा देश में जो सिपाही सब है उसके लिए तो बम बारूद गोली चाहिए ना देश की सुरक्षा के लिए, तो वो सरकार के अनुसार वो काम करता है। वो सबको सब नहीं कर सकता है। आया बात समझ में। तो कुछ ऐसे व्यवसाय है जो उसके लिए लाइसेंस बनाना अनिवार्य है ना। वो सरकार अपने अधिकार के अंतर्गत उसको रखा है, ठीक है। और बाकी जो इधर का आप दिन दुनिया चलाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत सारा व्यवसाय होता है ना, तो उसके लिए यदि आप साझेदारी व्यवसाय कर रहे हैं तो फिर आपको पंजीकरण कराना उसका अनिवार्य नहीं है, ठीक है। चलिए, उसके बाद होता है इसमें कि लाभ विभाजन अनुपात का होना। लाभ विभाजन अनुपात का होना, ठीक है। अब देखिए, जब ये दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलके एक साथ व्यवसाय को करेंगे, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलके एक साथ काम करेंगे, तो वो लाभ को किस टाइप से बांटेंगे, कैसे बांटेंगे लाभ को? तो लाभ को बांटने के लिए उनके बीच कोई अनुपात होना चाहिए ना, कि बराबर बराबर अनुपात बांटेंगे, चाहे पूंजी अनुपात में बांटेंगे, चाहे 3:1 अनुपात में बांटेंगे। कोई न कोई एक अनुपात तो होना चाहिए कि सब आदमी पूंजी। अब मान लीजिए मैं 5 लाख पूंजी दिया हूँ, प्रशांत 3 लाख पूंजी दिया है और सचिन 2 लाख पूंजी दिया है, तो 10 लाख पूंजी हो गया। मैंने 5 लाख दिया लेकिन मैं काम कुछ नहीं करता हूँ, निश्चिंत हूँ। कोई 3 लाख पूंजी दिया है तो वो दिन रात मेहनत भी कर रहा है, और कोई 2 लाख लगाया है तो वो दिमाग से भर दिन मेहनत करता है। तो मैं ज्यादा पूंजी दिया हूँ तो काम नहीं कर रहा हूँ। कोई 3 लाख दिया है तो शरीर से मेहनत करता है, कोई 2 लाख दिया तो दिमाग से काम कर रहा है। तो लगभग तो काम तो सबका बराबर हो गया एक तरह से देखा जाए तो लाभ अनुपात बराबर बराबर बांटेंगे। ये एग्रीमेंट मान लीजिए मैंने बना लिया, ठीक है, एग्रीमेंट बना लिया कि लाभ कैसे बांटेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे। तो लाभ विभाजन अनुपात होना चाहिए ना। या फिर मैं 5 लाख दिया, कोई 3 लाख, कोई 2 लाख दिया, और हम लोग क्या कर रहे हैं, सब आदमी बराबर का मेहनत कर रहे हैं। सब आदमी क्या कर रहे हैं, बराबर का मेहनत कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, चलो जिस अनुपात में पूंजी लगाए है ना उस अनुपात में लाभ बांट लेंगे। मतलब 5 लाख 3 लाख 2 लाख हुआ ना, मतलब 5:3:2 अनुपात हुआ ना। अगर 10 रुपया लाभ होगा तो 5 रुपया मैं लूंगा, 3 रुपया तुम लेना, 2 रुपया तुम लेना। तो 10 रुपया का 3 भाग बढ़ गया, 5:3:2। तो एक यूनिट बना ना 10 रुपया। अगर 20 रुपया होगा तो 10 रुपया ये लेगा, 6 रुपया ये लेगा, 4 रुपया वो लेगा। तो ये एक अनुपात में बांटने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो लाभ विभाजन अनुपात का होना क्या है, अनिवार्य। आया बात समझ में। तो ये सब 5-6
मैक्सिमम आप याद रखिए, और किताब में तो बहुत सारा है, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा बोल के कोई फायदा नहीं अभी। तो ये हो गया आपका साझेदारी क्या होता है और साझेदारी का विशेषता क्या होता है, दो चीज समझ में आया बात। साझेदारी क्या होता है और साझेदारी का विशेषता क्या, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक इसमें आपको मिलेगा साझेदारी समलेख। क्या मिलेगा? समलेख। सम मतलब सहित और लेख मतलब लिखा हुआ, ठीक है। साझेदारी समलेख क्या है, ध्यान से सुनिए। साझेदारी हमारा व्यवसाय जो है वो व्यवसाय कैसे चलेगा, कौन कौन से काम है, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा, इसके लिए एक नियम बनता है ना। तो साझेदारी समलेख एक ऐसा प्रलेख होता है, प्रलेख मतलब लिखा हुआ, प्रलेख मतलब लिखा हुआ, ठीक है। साझेदारी समझौता लिखित या मौखिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन साझेदारी समलेख लिखा हुआ होता है ना, क्योंकि वो समलेख का मतलब लिखा हुआ होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि एक साझेदारी व्यवसाय को चलाने के लिए जो भी नियम या उपनियम होता है, वो नियम या उपनियम किसी एक पत्र पर यानी एक कागज पर जब वो लिखा हुआ होता है तो वो समलेख होता है। क्या होता है? साझेदारी समझौता और साझेदारी समलेख, ध्यान रखिए। साझेदारी समझौता लिखित या मौखिक हो सकता है, बड़ा प्रेम है हम में आप में, बड़ा आपसी स्नेह है, तो चलो दोनों आदमी मिलकर ऐसे ऐसे कर लेंगे, मुजबानी हो गया। लेकिन कल के डेट में जब पैसा लाभ बंटवारा की बात आए और मेरे मन में लोभ आ जाए, बोले कुछ अंत में कहेंगे कुछ, तो बाद में कलह होगा कि नहीं होगा? तो उस कलह से बचने के लिए साझेदारी समलेख लिखा हुआ होना चाहिए, यानी साझेदारी समलेख होना चाहिए लिखा हुआ। वैसे साझेदारी समझौता लिखित या मौखिक कुछ भी हो सकता है। आया बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। साझेदारी व्यवसाय को चलाने के लिए जो भी नियम या उपनियम होते हैं, वो नियम या उपनियम लिखित या मौखिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन कलह से बचने के लिए, भविष्य में कलह से बचने के लिए वो लिखा होना अनिवार्य है। आया बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात आता है कि साझेदारी समलेख में क्या सब लिखा होता है या किन किन बातों की चर्चा। ये सब थ्योरी में पूछ सकता है प्रश्न कि साझेदारी समलेख से आप क्या समझते हैं, तो आप कहिए साझेदारी समलेख एक ऐसा प्रलेख है जिसमें साझेदारी व्यवसाय के सभी नियम एवं उपनियमों की चर्चा की गई होती है ना, कि एक साझेदारी व्यवसाय को कैसे चलाया जाए, कौन कौन से काम किस तरीका से किया जाए, सारा नियम उसमें चर्चा किया गया होता है। साझेदारी समझौता लिखित या मौखिक कुछ भी हो सकता है। कानून के नजर में ये जरूरी नहीं है कि वो लिखा ही हो साझेदारी समझौता, लेकिन भविष्य में आपसी कलह से बचने के लिए वो लिखा होना अनिवार्य है। जो कि कहा भी गया है कि लिखतम के आगे में बख्तम कुछ नहीं है, जो बात लिखा होता है वो पक्का प्रूफ माना जाता है। कोई मुंह से बोल दिया कुछ, उस पर क्या भरोसा बोलने वाला कब बदल जाए, होता है ना, इसीलिए लिखा होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। अब अगला प्रश्न आता है कि एक साझेदारी समलेख में किन किन बातों की चर्चा की गई होती है। साझेदारी समलेख में किन किन बातों की चर्चा की गई होती है, तो उसमें पहला बात होता है व्यवसाय का नाम एवं पता। व्यवसाय का नाम एवं पता, यानी हम जो साझेदारी व्यवसाय शुरू किए हैं, ABC आदमी मिलके, मान लीजिए रजनीश, सचिन और प्रशांत, 3 आदमी मिलकर व्यवसाय शुरू किए हैं, ठीक है। अब समस्या हो गया कि व्यवसाय का नाम क्या होना चाहिए। मान लीजिए जनरल स्टोर रखे हैं, हम कहेंगे रजनीश जनरल स्टोर नाम रहने दीजिए, आप लोग क्या कहिएगा? बटबुधियार अपने नाम पर रखना चाहता है, नहीं कहेगा? हाँ। आप कहिएगा नहीं सचिन जनरल स्टोर ने देता, हम कहेंगे बेसी बुधियार। तो कहने में आपस में क्या हो गया? शुरू होने से पहले माथापेची हो गया।
तो फिर बाद में विचार हुआ सब आदमी का, चलिए किसी के नाम पर नहीं होना चाहिए, ऐसा कीजिए कि इसका माँ भगवती जनरल स्टोर रहने दीजिए, जय हनुमान ट्रेडर्स रहने दीजिए, या बाबू बड़ी शोरूम रहने दीजिए। कुछ ऐसा नाम जो किसी पर्सनली किसी के नाम पर नहीं हो, कोई ऐसा नाम रख लीजिए कि जिस पर सब आदमी क्या हो, खुश हो, सब आदमी तत्पर हो, सब आदमी की सहमति हो। तो वैसा व्यवसाय का नाम होना चाहिए, ठीक है। और वो किस जगह पे स्थापित है उसका पता होना चाहिए। किस पर? साझेदारी संलेख पर लिखा होना अनिवार्य है, चाहिए उस पर लिखा हुआ। अगला, साझेदार का नाम एवं पता। साझेदार का नाम एवं पता। मान लीजिए प्रशांत, सचिन और सोनू 3 आदमी साझेदार हैं, ठीक है। लेकिन साझेदारी समझौता में लिखा हुआ नहीं है कि कौन कौन साझेदार है। 3 आदमी है लेकिन कौन कौन है नहीं लिखा हुआ है। बाद में कोई बाहुबली जो होता है, देगा 10 घर होगा, तनी ज्यादा रंगदार होगा, वो कहेगा हम भी तुम्हारे व्यवसाय में साझेदार हैं, क्या कर लोगे? झगड़ा करोगे तो फरियाद लेंगे, केस मुकदमा होगा देख लेंगे। आप क्या कर लीजिएगा? कुछ कर सकते हैं? नहीं। अगर कोई ज्यादा आ जाए मारपीट करने वाला रंगदार टाइप का आदमी, क्या कर लीजिएगा? वो साबित कर देगा कि हम भी हैं। आप साबित कैसे कीजिएगा कि नहीं लिखा हुआ, मतलब हम नहीं हैं। तो ये चीज क्लियर होना चाहिए कि साझेदारी में कौन कौन साझेदार है और वो कहां कहां का है। आया बात समझ में? उसके बाद होता है साझेदार का पूंजी। साझेदार का पूंजी यानी कौन साझेदार कितना कितना पूंजी लगाया है। मान लीजिए प्रशांत 5 लाख दिया है, सचिन 3 लाख दिया और हम 1 लाख दिए हैं। आप लोग थोड़ा छोटा है, हम तनी देगर 10 घर है, मारेंगे के मुका धसा देंगे। लिखा हुआ नहीं ना है कि आप दिए हैं 1 लाख, मतलब आप 5 लाख दिए, हम 1 लाख दिए। लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। क्या कर लीजिएगा? केस कीजिएगा, चलिए फरियाद लेंगे, 50,000 घूसे दे देंगे किसी को, फिर भी हमको फायदा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा आराम से। अगर लिखा रहेगा कि प्रशांत 5 लाख दिया और रजनीश 1 लाख दिया, तो लिखतम के आगे तो वक्तम कुछ नहीं है। कोर्ट में सीधे पेश कर दीजिएगा कि मैंने 5 लाख, देखिए गवाह भी है, साइन भी है, सबका, मेरा भी साइन होगा ना एग्रीमेंट पर, तो हमारा भी, साझेदार का भी साइन होगा और गवाह का भी साइन होगा। तो फिर वहां पर तो हम दोषी साबित हो जाएगा ना कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं 1 लाख दिया लेकिन मैं झूठों का दावा कर रहा हूँ कि मैं 5 लाख दिया हूँ, तो मेरा दावा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना। तो साझेदार का पूंजी लिखा होना चाहिए कि कौन कितना पूंजी लगाया है। उसके बाद पूंजी पर ब्याज। पूंजी एवं पूंजी पर ब्याज यानी हमने जो पूंजी लगाया है हम लोग साझेदार आपस में, तो फिर पूंजी पर ब्याज साझेदार को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और यदि मिलेगा तो कितना मिलेगा, कितने प्रतिशत से पूंजी पर ब्याज मिलेगा, ये लिखा होना अनिवार्य है। पूंजी पर ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मान लीजिए कोई 5 लाख दिया, कोई 1 लाख दिया, लाभ बराबर बराबर बांटेंगे, तो ज्यादा पूंजी देने वाले के मन में कुछ लोभ होना चाहिए ना कि भाई पूंजी पर ब्याज दो, और पूंजी पर ब्याज दोगे तो मैं ज्यादा पूंजी दिया हूं, हमको ब्याज के रूप में तो मिलेगा ज्यादा। और कोई कम पूंजी दिया तो उसको कम ब्याज मिलेगा। लाभ तो बराबर बराबर होगा ही, बाद में एग्रीमेंट तो है बराबर बराबर। तो ज्यादा पूंजी दिया तो उसके मन में ये लोभ रहेगा कि मैंने ज्यादा पूंजी दिया तो हमको पूंजी पर ब्याज ज्यादा मिलेगा। तो पूंजी पर ब्याज तो लाभ में से ही मिलता है, तो लाभ के रूप में ज्यादा मिल जाएगा हमको। तो साझेदार का पूंजी एवं पूंजी पर ब्याज साझेदारी संलेख में लिखा होना चाहिए। मिलेगा कि नहीं और मिलेगा तो कितना मिलेगा, ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद साझेदार का वेतन एवं कमीशन। साझेदार का, किसका? साझेदार का। यानी वर्तमान में जो साझेदार हैं, अब कोई साझेदार दिन रात मेहनत करता है अपने व्यवसाय के लिए, तो उस साझेदार को पूंजी पर ब्याज, साझेदार को वेतन या कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई बाहरी स्टाफ को आप रखिएगा काम करने, तो उसको सैलरी दीजिएगा ना कि नहीं दीजिएगा? देंगे। अगर मैं ही काम कर रहा हूं तो हमको मिलना चाहिए, तब ना हम सोचेंगे कि भाई मैं अपने व्यवसाय के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं, हमको सैलरी भी तो मिल रहा है।
है ना। तो साझेदार को वेतन कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, यह बात उसमें स्पष्ट क्लियर होना चाहिए। साझेदार का आहरण एवं आहरण पर ब्याज। देखिए, अब मान लीजिए 3 गो साझेदार है, मुझे 10,000 का जरूरत हो गया, मैं 10,000 निकाल लिया, आहरण किया व्यवसाय से, दूसरा को नहीं हो काज रहेगा, ये निकाला 10,000, हम निकालेंगे 12,000, क्या कर लोगे? सीमित रहता है। कोई कहेगा ये दोनों बड़ बुधियार, हम भी 15,000 निकालेंगे, वो भी निकाल लिया, तो व्यवसाय का तो स्थिति बैठा दोगे तुम, नहीं भट्टी बैठा देगा, जिसको जो मन होगा निकाल लेगा, हमरो लगा है, क्या कर लोगे? हम भी निकाल लेंगे, तो लीजिए, माथा पेची होगा, झगड़ा इंजन फंसेगा कि नहीं फंसेगा? इसलिए एग्रीमेंट होना चाहिए। इसीलिए एग्रीमेंट पर होना चाहिए कि आहरण करोगे तो किस लिमिट तक कर सकते हो, आहरण होना चाहिए कितना कर सकते हैं, और आहरण पर ब्याज लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, और यदि लिया जाएगा तो किस दर से लिया जाएगा, तो ये बात भी क्लियर होना चाहिए। हर चीज का मतलब ठीक है, एग्रीमेंट पर सब बात होना चाहिए। तो ये आहरण एवं आहरण पर ब्याज होना चाहिए। लाभ विभाजन अनुपात, लाभ विभाजन अनुपात, ये तो पहले बता दिए हैं कि साझेदार सब आपस में जो लाभ कमाएंगे पूरे साल भर, उस पूरे साल भर के लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे वो लोग, ये बात भी एग्रीमेंट में क्लियर होना चाहिए। तो साझेदार आपस में ये क्लियर कर लेंगे कि लाभ बांटने का अनुपात क्या होना चाहिए और वो लाभ को कैसे बांटेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत? उसके बाद होता है बहुत सारा, इसमें हमने जो आपको थ्योरी दिया उसमें बहुत सारा पॉइंट लिखा होगा, ठीक है। खाता बही का रख रखाव, खाता बही का रख रखाव, यानी जो खाता बही, जो साझेदार खाता बही की देखरेख करते हैं, लिखा पढ़ी करते हैं, तो वो साझेदार हमको हिसाब बारी दिखाएंगे ना कि मैंने भी तो पूंजी लगाया है। मान लीजिए मैं अकाउंटिंग सिस्टम नहीं जानता हूँ, मैं रख रखाव नहीं कर सकता हूँ, आप लेखा पढ़ी कर सकते हो खाता में, तो आप हमको टाइम टाइम पर क्या कीजिए, हिसाब दिखाते रहिए कि देखो इतना आया, इतना खर्चा हुआ, ये फायदा बचा है, आपको इतना इसमें हिस्सा मिलने की उम्मीद है। तो वो बीच बीच में हमको दिखाते रहेगा ना। तो वो खाता बही का रख रखाव कैसे होगा, कैसे उसका मेंटेन होगा, ये बात भी उस पर ध्यान दिया जाएगा, रखना चाहिए कि कौन क्या करेगा नहीं करेगा। चलिए बहुत हुआ, थ्योरी में आप लोग बहुत पढ़ लीजिएगा और सब बात, ठीक है। तो इतना ये सब बात कम से कम आपको 5-7 पॉइंट ध्यान रखना है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, देखिए संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन ये क्या होता है? देखिए आज से 5 साल पहले या 2 साल पहले या 6 महीना पहले ही अगर आप कहीं जमीन खरीदे हैं, जमीन खरीदता है ना लोग, आप जमीन खरीदे हैं, तो जमीन ऐसा संपत्ति है कि 1 घंटा या रातों रात उसका दाम बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? हमने 1 लाख रुपया कट्ठा कहीं जमीन खरीदा था 6 महीना पहले, आज उसका दाम 6 लाख रुपया कट्ठा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो हमारा व्यवसाय में जो संपत्ति है, उस संपत्ति का मूल्य आज से 6 महीना या 1 साल पहले क्या था और आज उसका मूल्य क्या है। तो उसके मूल्य में वृद्धि या कमी होने के कारण भी तो हमको फायदा घाटा हो सकता है हमारे व्यवसाय को। यानी हमारे व्यवसाय को जो फायदा घाटा होगा वो किसका? साझेदार का। तो साझेदार जो होता है वो ये बात भी क्लियर कर लेते हैं कि हर साल संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए, ताकि संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के कारण हमको जो फायदा या घाटा होगा उसमें भी तो हमको हिस्सा मिलना चाहिए। तो वो एग्रीमेंट पर क्लियर होता है कि हर साल संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, या फिर
जब फर्म का पुनर्गठन होगा, तो ये पुनर्गठन चैप्टर भी आगे चलेंगे हम लोग। पुनर्गठन का मतलब होता है कि जब साझेदारी समझौता में परिवर्तन होगा, जब साझेदारी समझौता में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होगा तो साझेदारी व्यवसाय वही रहेगा, बस व्यवसाय करने की तरीका में थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा। मान लीजिए एबीसी साझेदार था, डी भी प्रवेश कर गया, तो एग्रीमेंट में तो पहले से 3 का नाम था, अब तो चौथा भी जुड़ेगा, तो क्या उसी एग्रीमेंट में खिंचार करके आगे लिख दीजिएगा? एक नया एग्रीमेंट बनेगा। एबीसी साझेदार था, सी रिटायर कर गया चाहे मर गया, तो क्या उसी में काट दीजिएगा? तो कहने का मतलब पुराना एग्रीमेंट समाप्त, नया एग्रीमेंट बनेगा। तो ये होता है पुनर्गठन का कंडीशन। जब अगला चैप्टर पर हम लोग चलेंगे तो यही चैप्टर है पुनर्गठन, ठीक है। तो संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन का मतलब हमारे व्यवसाय में जो संपत्ति है और दायित्व है उसका रिवैल्यूएशन किस कंडीशन में किया जाएगा? हर साल किया जाएगा, हर 6 महीने पर किया जाएगा, या फिर पुनर्गठन के समय ही किया जाएगा? ये बात एग्रीमेंट में होना चाहिए लिखा हुआ, है ना। ख्याति का मूल्यांकन, हमारा व्यवसाय का नाम प्रतिष्ठा किस लेवल पर है, इसके लिए गुडविल चैप्टर भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगला चैप्टर गुडविल होगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो वो गुडविल क्या होता है और ख्याति का मूल्यांकन जो होगा वो भी आपके एग्रीमेंट पर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा एग्रीमेंट में होता है लिखा हुआ बात, वो सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझा। कम से कम 5, 7, 10 कम से कम याद रहना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में कह देता है कि साझेदारी संलेख में वर्णित किन्हीं 5 बातों का उल्लेख करें, तो कम से कम 5 बात याद रहेगा तब तो उल्लेख कीजिएगा। तो 10-15 कम से कम याद रखिए, कम से कम उसमें 5 को तो जरूर याद रहेगा परीक्षा टाइम में, ठीक है। अब चलिए अगला पॉइंट होता है कि साझेदारी संलेख के अभाव में, साझेदारी संलेख के अभाव में लेखांकन क्या सब होगा उस पर ध्यान दीजिए। मतलब साझेदारी संलेख का अभाव, संलेख का अभाव, संलेख का अभाव मतलब लिखा हुआ नहीं होगा, लिखा हुआ नहीं होगा, तब मुजबानी पर तो कोई भरोसा नहीं, मुजबानी पर कोई भरोसा है, मुहा मुहिब में बात में नहीं। तो अब कहता है कि मान लीजिए हमने व्यवसाय 1 साल चलाया, पूरे साल भर व्यवसाय चला, 1 जनवरी को शुरू हुआ, 31 दिसंबर को खत्म हुआ। अब उस समय में जब फाइनल अकाउंट तैयार किया जाएगा तो उसमें कितना लाभ हुआ, अभी आपने फाइनल अकाउंट खत्म किया है कुछ दिन पहले, तो पीएल अकाउंट में प्रॉफिट होता है ना, तो वो लाभ साझेदार कैसे बांटेंगे, साझेदारों के बीच में किस तरीका से वितरण किया जाएगा, इसके लिए तो साझेदारी संलेख होना चाहिए, साझेदारी समझौता होना चाहिए। तो साझेदारी समझौता में तो मुहामुही गप हो जाता है, मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी। मान लीजिए लिखित नहीं है, मौखिक है, लेकिन बाद में कोई पलट गया बात पर, आपसी झगड़ा झंझट हो गया और वो बात चला जाएगा कोर्ट में, तो कोर्ट वाला क्या कहेगा? जो लिखा हुआ है वही माना जाएगा, जो लिखा हुआ नहीं है उस पर कोई भरोसा नहीं है। क्या पता मन से बना दिया हो, क्या पता मुंह से कुछ कह रहा है। तो उस कंडीशन में साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम क्या कहता है उस पर ध्यान दीजिए। तो साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम कहता है कि किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। अब जो ज्यादा पूंजी दिया उसके मन में तो लोभ होगा, अरे हम तो 5 लाख दिए, हमको ब्याज मिलना चाहिए। अब कोई 1 लाख दिया है, वो कहेगा बेकार पूंजी पर ब्याज देगा, उसको ज्यादा मिलेगा, हमको कम मिलेगा। अब लिखा हुआ नहीं है तो जो जिसका ज्यादा है वो जोड़ करेगा मिलना चाहिए, और जिसका कम है वो कहेगा बेकारे दे दिया जाएगा, उसको ज्यादा मिल जाएगा, काहे मिलेगा, लोग चर्चा करेगा ना इस बात का। तो साझेदारी अधिनियम कहता है कि यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के संबंध में कोई चर्चा ना है तो फिर पूंजी पर ब्याज किसी भी साझेदार को नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है कि साझेदारी संलेख में, अब आपको इस प्रश्न कैसे आपको फंसाएगा, देखिए साझेदार को पूंजी पर ब्याज
दिया जाएगा साधारण संलय के अभाव में कितना प्रतिशत, 5%, 6%, 9%, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आपको पूंजी पर ब्याज तो दिया ही नहीं जाता है, नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक 6% वाला ऋण पर ब्याज वाला भी है, वो आप जब पढ़िएगा ना तब आप कंफ्यूज हो सकते हैं, अभी नहीं होइएगा। अभी एक एक पॉइंट सीखे है ना। आगे देखिए, किसी भी साझेदार को वेतन कमीशन नहीं मिलेगा, वेतन एवं कमीशन नहीं मिलेगा किसी भी साझेदार को। साझेदार को, किसको? साझेदार को। बाहरी व्यक्ति जो काम करेगा उसको तो मिलवे करेगा। अगर मेरे व्यवसाय के लिए कोई चौथा आदमी, एबीसी साझेदार है ना, RDEF कोई भी जो बाहरी व्यक्ति है वो हमारे व्यवसाय के लिए काम कर रहा है, तो उसको वेतन कमीशन नहीं देंगे? साधारण संलय हो चाहे नहीं हो उसको देंगे। ये है साझेदार के संबंध में। किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, किसी भी साझेदार को वेतन या कमीशन नहीं मिलेगा। ठीक है। तीसरा, लाभ का विभाजन, लाभ या हानि का विभाजन समान अनुपात में होगा। कैसे होगा? समान अनुपात में होगा। यानी जो भी लाभ हो, जितना भी लाभ हो या हानि हो, सब साझेदार उस लाभ या हानि को कैसे बांटेगा? बराबर बराबर बांटेगा। इन्हें जो किसी को ज्यादा पूंजी मिला है तो ज्यादा ले लेगा, और किसी का कम पूंजी है तो कम लेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाभ हानि कैसे बताएगा? समान अनुपात में। चौथा, किसी भी साझेदार से आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। नहीं लिया जाएगा। यानी किसी भी साझेदार से अगर कोई साझेदार आहरण किया है तो उससे आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। आया बात समझ में? उसके बाद पांचवा पॉइंट कि किसी भी साझेदार के द्वारा अग्रिम दी गई राशि पर 6% ब्याज दिया जाएगा। अधिकतम, ये अधिकतम। ठीक है। यानी अग्रिम का मतलब होता है, ऐसा देखिए, कभी कभी क्या होता है हमारे व्यवसाय में, मान लीजिए मैं 5 लाख, कोई 3 लाख, कोई 2 लाख, 10 लाख व्यवसाय में लगा दिया ना, लेकिन हमारा व्यवसाय में 5 लाख और राशि की जरूरत है। अब ये 5 लाख मैं किसी बाहरी व्यक्ति से भी कर्जा ले सकता हूँ, या फिर ABC में से, मान लीजिए C के पास बहुत पैसा है, करोड़पति आदमी है, तो वो कहेगा किसी बाहरी आदमी से जो तुम कर्ज लोगे, इससे चलो हम ही दे देते हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो एक होता है पूंजी और एक होता है कर्जा। पूंजी और कर्जा दोनों सेम नहीं है, दोनों बहुत अंतर है। पूंजी लगाया मालिक के रूप में और कर्जा हमने दिया है बाहरी लेनदार के रूप में। तो अगर किसी बाहरी आदमी से कर्ज लेंगे तो वो तो जितना कहेगा ब्याज देने के लिए उतना देना पड़ेगा, मजबूरी है। तो अगर कोई साझेदार के पास ज्यादा पैसा है तो वो ये भी तो कर सकता है कि चलो बाहरी आदमी से काहे कर्ज लोगे, हम ही दे देते हैं। तो अगर कोई साझेदार चाहे तो व्यवसाय में पूंजी के अतिरिक्त ऋण भी दे सकता है। तो अगर ऋण दिया है तो उसके ऋण पर उसको ब्याज मिलना चाहिए। भाई हमको ऋण, पूंजी पर मालिक मैं हूं, पूंजी पर ब्याज नहीं दोगे कोई बात नहीं है, साधारण संलग्न नहीं है तो। लेकिन अगर ऋण है, ऋण पर ब्याज नहीं दोगे तो हम ऋण नहीं देंगे, जाओ लो बाहर आदमी से, कहेगा ना वो। हाँ। है कि नहीं है? कॉमर्स को कभी भी भारी समझकर मत पढ़िएगा, इसको एक व्यवहार समझकर पढ़िएगा। जैसे मैं बता रहा हूं ना कि मान लीजिए हमारे व्यवसाय में ऋण की जरूरत है, बाहरी आदमी से जाएंगे कर्ज लेने तो ब्याज लेगा ना। अगर मैं व्यवसाय का स्वामी ही हूं, मैं व्यवसाय का मालिक ही हूं, लेकिन अगर मान लीजिए साझेदारी में है, अगर अकेले रहेगा तो पूंजी लगा लेगा वो, लेकिन अगर साझेदारी में है तो वो काहे देगा व्यवसाय को अतिरिक्त पूंजी के अलावा, क्यों देगा? ऋण देगा। तो वो ऋण के रूप में जब दे रहा है तो क्या कहेगा, बाहरी आदमी को ऋण पर ब्याज दोगे, हमें भी चाहिए। तो हमको ही ऋण पर ब्याज दो, हम ही ऋण दे देते हैं।
हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो अगर कोई साझेदार पूंजी के अतिरिक्त ऋण लगाया है तो उसके ऋण पर ब्याज उसको मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। अगर एग्रीमेंट में है 10%, 15%, तो 10%, 15% देंगे। एग्रीमेंट में है मतलब सबकी सहमति है। लेकिन अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है कि कितना प्रतिशत उसको ब्याज मिलेगा, तो कम से कम उसको 6% तो हर हाल में मिलेगा। आया बात समझ में? सारा चीज फिर एग्रीमेंट में नहीं है 6% अधिक नहीं मिलेगा। नहीं, एग्रीमेंट में अगर लिखा हुआ नहीं है कि उसको ऋण पर कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा, तो उसको 6% हर हाल में मिलेगा, उससे आगे नहीं मिल सकता है। अगर एग्रीमेंट में है कि 10%, इसका मतलब सबका सामंजस्यता है, सबकी सहमति है कि हाँ 10% मिलना चाहिए, तो देंगे। आया बात समझ में? अब देखिए, इतना पॉइंट याद रहेगा तो सवाल बनाने में कहीं दिक्कत नहीं, क्योंकि यही 5 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एग्रीमेंट में जो बात है, कहा हुआ है, सब करेंगे। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो इतना बात ध्यान रखेंगे। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत इस बात को समझने में? अब चलिए, अब इसमें है, अब आपको देखिए, अब जैसे 6% देख लिया ना ऋण पर ब्याज, अब कंफ्यूज करेगा कि साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है 6%, 7%, 9%, इनमें से कोई नहीं। 6%। देखिए कंफ्यूज हो गया ना? अब ये कंफ्यूज हो गया ना? मैंने क्या बोला? पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ये 6% कौन वाला है? ऋण पर ब्याज वाला है। प्रश्न क्या पूछा? तो साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज मिलेगा कितना प्रतिशत? 6%, 8%, 9%, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। तो ये 6% पर कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न पढ़ लेना है कि ऋण पर ब्याज है कि पूंजी पर ब्याज है। तो साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर तो 6% ब्याज मिलेगा, लेकिन साझेदारी संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, खाली ऋण पर मिलेगा, सिर्फ ऋण पर ब्याज मिलेगा। ये बात ध्यान रखना है। कोई दिक्कत? इसमें बहुत सारा थ्योरी है, कल भी इस पर चर्चा होगा, ठीक है? तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग क्या सब सीख लिए थे? पिछले क्लास में हम लोग सीखा था कि पार्टनरशिप क्या होता है, यानी साझेदारी होता क्या है। साझेदारी का विशेषता पर ध्यान दिए थे। उसके बाद साझेदारी संलेख क्या होता है, उस पर ध्यान दिए। साझेदारी संलेख में किन किन बातों का चर्चा होता है, वो सब देखा। और साझेदारी संलेख के अभाव में, यानी जब साझेदारी संलेख ना हो तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं। तो साझेदारी संलेख के अभाव में देखा था कि किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है, किसी भी साझेदार से आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाता है, लाभ हानि का विभाजन बराबर बराबर होता है हर हाल में, और अगर कोई साझेदार ऋण दिया हो, यानी पूंजी के अतिरिक्त ऋण दिया हो, तो ऋण पर जो ब्याज मिलता है वो मैक्सिमम 6%, और किसी भी साझेदार को वेतन या कमीशन उसके पारिश्रमिक के रूप में नहीं दिया जाता है, साझेदार को नहीं दिया जाता है। बाकी कोई बाहरी व्यक्ति काम करता है तो उसको दिया जाएगा, है ना? और अगर साझेदारी संलेख में इन सभी बातों का चर्चा हो कि साझेदार को पूंजी पर ब्याज मिलना चाहिए तो देंगे, किसी भी साझेदार को वेतन कमीशन मिलना चाहिए तो देंगे, आहरण पर ब्याज लिया जाएगा तो लिया जाएगा, है ना? लाभ हानि का विभाजन फलाने तरीका से होना चाहिए तो जो तरीका दिया रहेगा उस तरीका में देंगे, सब काम होगा, ठीक है? अब अगला टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इतना बड़ा नाम है, याद रखिएगा। लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि नियोजन खाता। अब ये क्या होता है उस पर ध्यान दीजिए। अभी कुछ दिन पहले आपने 11वीं में फाइनल अकाउंट पढ़ा था। फाइनल अकाउंट में याद कीजिए कि
फाइनल अकाउंट में जितना सारा खर्चा का आइटम होता था या जो भी सारा आमदनी का आइटम होता था वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख लेते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलता था, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, वो ग्रॉस प्रॉफिट पीएल अकाउंट में जाता था, पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलता था और उस नेट प्रॉफिट को हम लोग बैलेंस शीट में कैपिटल में डायरेक्ट जोड़ देते थे, जोड़ते थे ना। और कैपिटल में से आहरण घटाते थे, आहरण पर ब्याज घटाते थे, ऐसा काम करते थे। एडजस्टमेंट में जैसे मान लीजिए दिया रहता था पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, तो वो सब हम लोग कहाँ लिखते थे? पीएल अकाउंट के डीआर में पूंजी पर ब्याज, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आहरण पर ब्याज लिखते थे ना। लेकिन अब हम लोग जब 12वीं में चले आए हैं यानी पार्टनरशिप में आ गए हैं, किस में आ गए हैं? पार्टनरशिप में। तो ध्यान रखना है कि पूंजी पर ब्याज किसको मिलता है? साझेदार को। पूंजी पर ब्याज किसको मिलता है? दो या दो से अधिक आदमी मिलकर अपना पूंजी लगाया है तब ना पार्टनर बना है। और पूंजी पर ब्याज किसको मिलेगा? पार्टनर को मिलेगा। आहरण पर ब्याज किसको मिलेगा? पार्टनर को मिलेगा। उसके बाद साझेदार को यदि वेतन कमीशन मिलता है तो उसका वेतन कमीशन लेने वाला कौन है? मालिक ना। मालिक मतलब साझेदार। इन सभी आइटम को हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में रखेंगे, ना कि पीएल अकाउंट में रखेंगे। यानी पीएल अकाउंट में इन सब बातों का चर्चा नहीं होगा। मतलब किसको ध्यान रखिए, अब ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते किसे हैं उसको एक बार वर्णन कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। साझेदारों के द्वारा वर्ष भर में कमाए गए शुद्ध लाभ को, साझेदारों के द्वारा वर्ष भर में कमाए गए शुद्ध लाभ को साझेदारों के बीच, किसके बीच? साझेदारों के। कोई बाहरी पक्षकार नहीं आएगा इसमें। साझेदारों के बीच होने वाले, उनके हित में होने वाले जो भी खर्चा या आमदनी है, जैसे पूंजी पर ब्याज, साझेदारों से लिया जाने वाला आहरण पर ब्याज, साझेदारों को मिलने वाला वेतन एवं कमीशन, इन सभी खर्चा को करने के बाद, इन सभी खर्चा को करने के बाद साझेदारों के बीच लाभ हानि का विभाजन कैसे किया जाए, इस सबों को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए जो एक विशेष प्रकार का खाता खोलते हैं वह लाभ हानि नियोजन खाता होता है। क्या होता है? लाभ हानि। समझ रहे हैं बात? यानी लाभ कौन लेगा? साझेदार। लाभ कौन लेगा? लेकिन साझेदारों के बीच में भी साझेदारों के हित में होने वाले कुछ खर्चे होते हैं, जैसे साझेदारों को मिलने वाला पूंजी पर ब्याज। अगर साझेदारों को देंगे वेतन कमीशन तो वो वेतन कमीशन, साझेदारों से हम आहरण पर ब्याज लेंगे तो वो आहरण पर ब्याज, है ना। तो ये सब जो लाभ हानि का समायोजन करना होता है ना, उसका जो कुछ नियोजन होता है उसका, वो करने के लिए जो हम खाता तैयार करते हैं वो लाभ हानि नियोजन खाता कहलाता है। आया बात समझ में? लाभ हानि नियोजन खाता। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत? अब इसका नमूना कैसे बनेगा उस पर ध्यान दीजिए। लाभ हानि खाता का नमूना कैसे बनेगा? तो सबसे ऊपर में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो लिख ले है। यहां पर हम लोग लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग। जिस तारीख को वर्ष समाप्त होगा वो डेट यहां रखेंगे। फॉर्मेट में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। गौर से समझिए इस बात को। ये डेबिट, क्रेडिट, पार्टिकुलर अमाउंट, इसमें भी पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब देखिए ये जो है लाभ हानि का विस्तृत रूप है। किसका? लाभ हानि जो खाता होता है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकला, वो ग्रॉस प्रॉफिट पीएल अकाउंट में गए, पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकला, तो पीएल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकलेगा वो नेट प्रॉफिट सीधे कैपिटल में जुटता था। लेकिन अब पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होगा। पार्टनरशिप में क्या होगा?
तो ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा पीएल में, पीएल से निकलेगा नेट प्रॉफिट, और वो नेट प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा? समझ में आ रहा बात? पीएल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकलेगा शुद्ध लाभ, वो शुद्ध लाभ कहाँ चला जाएगा? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट जाता था पीएल में, पीएल से निकलेगा नेट प्रॉफिट, तो वो नेट प्रॉफिट कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट साइड में। क्योंकि ये जो है ये कौन सा खाता है? नाम मात्र खाता। कौन खाता है ये? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नाम मात्र खाता है। क्यों? तो क्योंकि इससे हमको लाभ हानि का ज्ञान होता है, और जिस खाता से लाभ हानि यानी खर्चा घाटा लाभ आमदनी का बोध होता है, वो खाता जो होता है वो नाम मात्र खाता होता है। ये तो शुरू से जानते हैं। तो जब ये हमको सवाल में प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट किस साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में। अगर यहाँ नेट लॉस रहता तो नेट लॉस कहाँ आ जाता? डेबिट साइड में। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट। पूरे सवाल में आपको दिया रहेगा ये बात कि साझेदारों ने वर्ष में इतना रुपया शुद्ध लाभ कमाया। ठीक है, तो वो शुद्ध लाभ जो कमाया उसको हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में धड़ाक से रख देंगे। समझ में आ रहा बात? कोई दिक्कत? अब चलिए, अब साझेदार के हित में होने वाले खर्चा और साझेदार के हित में उससे मिलने वाला हमारा आमदनी जो भी होगा वो पीएल एप्रोप्रिएशन में आएगा। सिर्फ साझेदार वाला, बाकी किसी का नहीं। बाकी बाहरी पक्षकार का जो भी होगा वो ट्रेडिंग पीएल में ही जाके खत्म। कोई स्टाफ रखे हैं, कोई मैनेजर रखे हैं, मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं, स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, तो वो सब तो पीएल अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन अगर साझेदार को कमीशन दे रहे हैं, साझेदार को सैलरी दे रहे हैं, साझेदार को पूंजी पर ब्याज दे रहे हैं, तो ये साझेदार के हित में होने वाला है ना। तो ये सब कहाँ आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में। साझेदार के लिए फायदा है, लेकिन ये खाता हम बनाते हैं फर्म के लिए। किसके लिए? यानी व्यवसाय के लिए बनाते हैं। तो व्यवसाय के लिए तो खर्चा है। अगर हम पूंजी पर ब्याज देते हैं तो याद कीजिए एंट्री क्या बनाते थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, DR2 कैपिटल अकाउंट। यानी पूंजी पर ब्याज व्यवसाय के लिए खर्चा है तो डेबिट में, और उससे साझेदार का पूंजी क्या हो जाता है? यानी मालिक का पूंजी बढ़ जाता है, तो कैपिटल को क्रेडिट करते थे। तो वैसे ही ये सब साझेदार के हित में जो होने वाले खर्चे हैं वो व्यवसाय के लिए खर्चा है, तो वो डेबिट में आएगा। और साझेदार से मिलने वाला जो आमदनी है, मतलब जैसे आहरण पर ब्याज साझेदार से लेके व्यवसाय में आता है ना, तो व्यवसाय के लिए वो आमदनी है, तो वो क्रेडिट में जाएगा। ध्यान रहेगा बात? तो अगर सवाल में कहेगा साझेदार को पूंजी पर इतना प्रतिशत ब्याज देना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लीजिए साझेदार A, B और C है, तो तीनों का ब्याज निकाल कर जो होगा यहां देंगे, जोड़ के यहां लिख देंगे। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? इस सब ध्यान रखना है, मतलब मिस्टेक नहीं कीजिएगा। उसके बाद कहेगा फलाने साझेदार को सैलरी देना है। सबको देता है या किसी एक को देता है? पूंजी पर ब्याज तो सबको मिलेगा, जो जो पूंजी लगाया है सबको मिलेगा, है ना। और लेकिन वेतन कोई एक साझेदार मेहनत करता है तो एक को मिलेगा, दूगो काम कर रहा है दूगो को मिलेगा, तीन को काम कर रहा है तो तीन को मिलेगा। आया बात समझ में? कमीशन एक गो मेरा माल बेचने पर काम कर रहा है एक को देंगे, दूगो काम कर रहा है दोनों को देंगे। ठीक है, तो अगर कहेगा साझेदार को सैलरी मिलता है तो यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स सैलरी, डेबिट में आ जाएगा। ध्यान रहेगा बात? और ये खाता कब बना रहे हैं? फॉर द ईयर एंडिंग, वर्ष के अंत में। तो अगर सैलरी, सवाल बनाते समय ध्यान रखना है, सैलरी दो तरीका से दे सकता है। एक 2000 रुपया प्रति माह मिलता है तो पूरे साल मिलेगा ना। तो एक महीना का 2000 मिलता है तो 12 महीना का कितना मिलेगा? 24,000। तो यहाँ पर 2000 गुने 12 करके 24,000 देंगे। अगर कह दिया कि 15,000 वार्षिक सैलरी मिलता है, यानी पूरे वर्ष का 15,000 मिलता है,
तो एक के बार 15,000 लिख देंगे, 12 से गुना करने की जरूरत नहीं। तो ये बात भी ध्यान रखना है सवाल बनाते समय। उसके बाद जैसे मान लिया कहेगा ए को सैलरी मिलता है तो 2A's सैलरी लिख देंगे, बी को सैलरी मिलता है तो 2B's सैलरी लिख देंगे, ठीक है। यानी पार्टनर की जगह पर उसका नाम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर किसी साझेदार को कमीशन मिलता है, क्या मिलता है, कमीशन। सवाल में लिखा रहेगा फलना को कमीशन दिया जाएगा इतना प्रतिशत या इतना रुपया, तो जो कहेगा वो देंगे। तो यहां लिखेंगे 2 पार्टनर्स कमीशन, 2 पार्टनर्स कमीशन। जितना कहेगा उतना डाल देंगे यहाँ, कोई दिक्कत इस बात को समझने में नहीं। आगे अगर सवाल में कहेगा साझेदार ने इतना इतना रुपया आहरण किया है, उस पर आहरण पर ब्याज इतना प्रतिशत चार्ज किया जाता है, या निकाल कर दे देगा कि इतना रुपया उसका आहरण पर ब्याज होता है, तो जितना कहेगा उतना हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। जो साझेदार करेगा जिसका जितना जितना आहरण पर, आहरण नहीं, आहरण पर ब्याज, आहरण नहीं लिखेंगे इसमें, ध्यान रखना है। कितना विद्यार्थी गलती कर लेता है, आहरण देखता है आहरण धड़ाक से लिख देता है, आहरण नहीं, आहरण पर जितना ब्याज होगा वो ब्याज यहां होगा, ठीक है। तो यहां आहरण पर ब्याज यहां जोड़ के लिख देंगे, आया बात समझ में। उसके बाद सवाल में ऐसा भी रह सकता है कि जितना रुपया लाभ होता है ना उसका कुछ प्रतिशत जो है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देता है या रिजर्व में ट्रांसफर कर देता है, ऐसा भी सवाल में रह सकता है। तो जितना कहेगा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने, यहां पर लिख दीजिएगा टू जनरल रिजर्व, ठीक है। ऐसे करके लिखिए ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, हाँ यहां लिख दीजिएगा टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, G/R दे दीजिए, तो जनरल रिजर्व का शॉर्ट फॉर्म हो गया, दे दीजिए, हो गया ना। तो साझेदार के द्वारा या साझेदार के हित में जो भी फर्म को मिलने वाला या साझेदार को प्राप्त होने वाला फायदा घाटा वाली बात है, खर्चा आमदनी वाला बात है, वो बात आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। आया बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। इतना होने के बाद इसको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, क्रेडिट साइड का जोड़िए यहां यहां, इसमें से ये सब खर्चा घट गया, जो बच गया वो साझेदार के लिए लाभ हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां जो लाभ बचेगा ये लाभ कौन बांटेगा, साझेदार आपस में क्या कर लेगा, साझेदार आपस में क्या कर लेगा, बांट लेगा। तो यहां पर लिख दीजिए, तो ये साझेदार लेगा तो साझेदार का पूंजी खाता बढ़ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोस्ट में क्या लिख दीजिए, प्रॉफिट, यानी ये साझेदार आपस में लाभ को क्या कर लिया, बांट लिया। ABC जिसका जो अनुपात होगा उस अनुपात में या क्या कर लेगा, बांट लेगा। समझ में आया। अगर यही काम अगर मान लीजिए डेबिट में यहां तक का जोड़, डेबिट वाला जोड़ क्या हो गया, ज्यादा हो गया, डेबिट वाला जोड़ क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो ये टोटल यहां होगा, यहां होगा, और इस साइड घटा के यही काम इधर हो जाएगा। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, लॉस, ठीक है। अगर ये ज्यादा हुआ तो ये काम, अगर ये साइड ज्यादा होगा तो यही काम इधर हो जाएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस, ठीक है। और उस लॉस को ABC क्या करेगा, आपस में बांट लेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब चलिए, अब प्रश्न में ध्यान दीजिए, कुछ बात प्रश्न में क्या रहेगा, मतलब अगर कोई साझेदार ऋण दिया है यानी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन सवाल में रह सकता है, ठीक है। यानी कोई साझेदार क्या किया है, फर्म को ऋण दिया है, तो साझेदार को ऋण पर ब्याज मिलेगा, साझेदार को ऋण पर ब्याज मिलेगा। तो ये ऋण पर ब्याज जो होता है वो मालिक के रूप में तो नहीं ना हो रहा है, ये समझो कर्जा लिए हैं तो ब्याज दे रहे हैं, तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन। दूसरा,
साझेदार के मकान में हम रह रहे हैं, साझेदार के ही मकान में चल रहा है मेरा बिजनेस, उसमें हम साझेदार को मकान का किराया दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? किराया। यानी पार्टनर्स बिल्डिंग रेंट, ठीक है, या रेंट ऑफ पार्टनर्स बिल्डिंग, यानी साझेदार के मकान का किराया, ठीक है। अगर वैसा दे रहे हैं, मैनेजर का कमीशन, मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन, यानी हम अपने व्यवसाय में एक मैनेजर को रखे हुए हैं और उस मैनेजर को हम क्या दे रहे हैं? कमीशन दे रहे हैं, तो वो मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। ये 3 आइटम आपको सवाल में मिलेगा जो खर्चा करना है, खर्चा करना है। लेकिन ये तीनों खर्चा जो है वो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। किसमें जाए करना है, किसमें जाएगा? तो ये तीनों आइटम के लिए हम एक बार पहले पीएल अकाउंट खोलेंगे। क्या खोलेंगे? पहले पीएल अकाउंट खोलेंगे। पीएल अकाउंट में ये आइटम सब डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद पीएल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो नेट प्रॉफिट तब इसमें जाएगा यहाँ, ठीक है। और तब देंगे साझेदार को पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, आहरण पर ब्याज, फला चिला जो भी है, लाभ का बंटवारा जो भी होगा। यानी ये 3 खर्चा पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं जाके कहाँ जाएगा? पीएल अकाउंट में। अगर सवाल में ये तीनों खर्चा का भी कोई जिक्र हो और इसमें जाने वाला खर्चा का भी जिक्र हो तो उस सवाल में पीएल अकाउंट भी बनाएंगे। तो पीएल अकाउंट में पहले ये तीनों खर्चा डालेंगे, उसमें से नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे और उस नेट प्रॉफिट को तब यहां डालेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और तब इसमें जाने वाला जो खर्चा होगा इसमें जाएगा। यह बात सवाल बनाते समय ध्यान रखना है, जब सवाल बनाएंगे हम लोग तब। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? आगे बढ़ाया जाए, चलिए इसको मिटा दें, मिटा देते हैं। थ्योरी में तो आप लोगों को पहले से मिला हुआ है ना। अब देखिए, अब इसमें आगे आपका टॉपिक मिलेगा साझेदार का पूंजी खाता। क्या टॉपिक बोले हम अभी? साझेदार का पूंजी खाता। अब देखिए, जब हम लोग 11वीं में फाइनल अकाउंट तैयार करते थे तो उसमें पीएल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट मिलता था उस नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखते थे। नेट प्रॉफिट आता था, बैलेंस शीट में धड़ाक से क्या कर देते थे? जोड़ देते थे। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होगा। तो उसमें होगा क्या, उस पर ध्यान दीजिए। अगला टॉपिक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदार का पूंजी खाता। इसमें क्या होगा उसमें ध्यान दीजिए। साझेदार जो अपना पूंजी लगाया है, साझेदार पूंजी लगाया, पूरे साल बिजनेस चला तो व्यवसाय में हमको लाभ भी हुआ, साझेदार को पूंजी पर ब्याज भी मिलता है, साझेदार को वेतन कमीशन भी मिलता है, साझेदार ने कुछ आहरण भी किया, साझेदार को आहरण पर ब्याज भी देना पड़ सकता है। तो ये सब सारा बात, कोई एक साझेदार तो होता नहीं है, 2-3 साझेदार होगा। अगर इस सब बातों को यदि हम बैलेंस शीट में जोड़ घटाव करेंगे तो बैलेंस शीट में खिंचार हो जाएगा, बैलेंस शीट गंदा हो जाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, जब साझेदारी व्यवसाय बनाएंगे उसका अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। और उसमें क्या सब बनाना पड़ता है उसमें ध्यान दीजिए। तो पार्टनर्स साझेदार का जो पूंजी होता है ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। साझेदार का पूंजी कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, साझेदार के पूंजी रखने के कितने विधि हैं? 2 विधि हैं, ध्यान रखना है। उसमें पहला विधि है फ्लक्चुएशन मेथड, फ्लक्चुएशन या फ्लक्चुएटिंग
फ्लक्चुएशन लिखिए, फ्लक्चुएशन मेथड। और दूसरा विधि होता है फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड मेथड यानी परिवर्तनशील पूंजी विधि, परिवर्तनशील विधि यानी पूंजी रखने का। और एक होता है अस्थाई विधि। तो ये नाम से क्लियर है, परिवर्तनशील विधि मतलब एक पूंजी रखने का ऐसा विधि जिसमें वर्ष प्रति वर्ष पूंजी में परिवर्तन होता रहेगा। क्या बताएं? पूंजी रखने का एक ऐसा विधि जिसमें हमारा पूंजी वर्ष प्रति वर्ष क्या होता रहेगा? बदलता रहेगा। बदलता रहेगा मतलब हमारा जो प्रारंभ में मेरा पूंजी था उसी पूंजी में कुछ जोड़ते रहेंगे हर साल, घटाते रहेंगे हर साल। तो अगर कुछ ना कुछ जोड़ते और घटाते रहेंगे तो स्वाभाविक बात है कि हमारा पूंजी हर साल क्या होगा? बदलता रहेगा। और अस्थाई विधि का मतलब होता है पूंजी रखने का वैसा विधि जिसमें हमारा पूंजी वर्ष प्रति वर्ष कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमारा इस साल पूंजी है 50,000 लगाया है मैंने पूंजी में, पूंजी के रूप में व्यवसाय में, तो हमारा हर साल पूंजी 50,000 ही रहेगा। हर साल पूंजी कितना रहेगा? 50,000 ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब हमारा पूंजी 50,000 लगाया तो 50,000 ही रहेगा। लेकिन साझेदार को जो पूंजी पर ब्याज मिलता है, वेतन मिलता है, कमीशन मिलता है, आहरण पर ब्याज लेता है, तो फिर ये सब लाभ हानि में हिस्सा मिलता है, तो फिर ये सब रुपया साझेदार कहाँ रखेगा? वो रखने का भी तो एक जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? तो परिवर्तन जब अस्थाई विधि होता है तो प्रत्येक साझेदार के लिए 2 खाते खुलते हैं। और जब अस्थाई विधि होता है, परिवर्तनशील विधि होता है, तो प्रत्येक साझेदार के लिए एक ही खाता खुलता है, पूंजी खाता। यानी उसी पूंजी खाता में जितना प्रारंभ में पूंजी था वो रखेंगे, और जहां जहां से पूंजी बढ़ेगा उसी खाता में बढ़ाएंगे, जहां जहां पूंजी घटेगा उसी में से घटाएंगे। तो स्वाभाविक बात है कि पूंजी क्या होगा? बदलता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा। समझ में आ रहा है बात? खिस्सा समझने में कोई परेशानी नहीं होता है? ठीक। तो इस विधि के अनुसार प्रत्येक साझेदार के लिए एक ही खाता खुलता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है बात? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इस कंडीशन में प्रत्येक साझेदार के लिए 2 खाते खुलते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स, हमने आपको जब कैश बुक पढ़ाया था उस समय में करेंट अकाउंट का जिक्र किया था कि अगर मान लीजिए हमारा एक खाता फिक्स है, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो फिर बाकी कम ज्यादा जो किसी कारण से होगा उसके लिए एक अलग खाता रखते हैं ना, करेंट अकाउंट। वैसे ही हमारा व्यवसाय में यानी साझेदारी व्यवसाय में पूंजी रखने का जब अस्थाई विधि होगा तो उस कंडीशन में प्रत्येक साझेदार के लिए 2 खाते खुलेंगे। एक खाता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खुलेगा और एक खाता पार्टनर्स करेंट अकाउंट खुलेगा। ठीक है? यानी यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है कि किस विधि के अनुसार प्रत्येक साझेदार के लिए 2 खाते खोले जाते हैं। तो जब पूंजी अस्थाई हो, जब पूंजी क्या हो? अस्थाई हो। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया यहाँ पर क्या? जब पूंजी अस्थाई हो तो प्रत्येक साझेदार के लिए कितने खाते खोले जाते हैं? 2 खाते। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? अब देखिए, तो परिवर्तनशील पूंजी विधि में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खुलता है तो एक ही खाता खुलता है, उसी में सारा चढ़ाव उतार करना है। अगर हमारा पूंजी फ्लक्चुएट होगा, फ्लक्चुएट मतलब क्या होता है? उतार चढ़ाव होना चाहिए, यानी कभी ऊपर होगा कभी डाउन होगा, बदलता रहेगा। क्या रहेगा? बदलता रहेगा। हाँ, तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? ध्यान दीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे खोला जाएगा वो सिखा रहे हैं।
ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ठीक है। दो साझेदार होंगे तो दो अमाउंट का कॉलम मान लीजिए हम किए, कम से कम दो होता है ना, हम दो एक साझेदार का मान के चलते हैं, ए और बी। आप लोग स्केल से खींचिएगा तो सीधा होगा, ठीक है। इसमें पार्टिकुलर, इसमें ए साझेदार का अमाउंट, बी साझेदार का अमाउंट, पार्टिकुलर ए साझेदार का अमाउंट, बी साझेदार का अमाउंट, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा, 11वीं में बताए थे हम आप लोगों को कि पूंजी का खाता क्रेडिट से खुलता है, बताया था ना। यानी पूंजी खाता क्रेडिट से खुलता है, मतलब खाता का जो शुरुआत होगा वो क्रेडिट से होगा। कहां से होगा? तो हमारा जो व्यवसाय चल रहा है, हमारा जो व्यवसाय चल रहा है, तो उसमें हमारा पूंजी पहले से 5 लाख 6 लाख है मान लीजिए, है ना। कुछ अमाउंट तो पहले से होगा ना। तो जब पूंजी खाता पहले से मेरा है, यानी पिछले साल से हम चलाते आ रहे हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी, यानी हमारा पूंजी पहले से है। अगर मान लीजिए इसी साल मैंने व्यवसाय शुरू किया, तो यहां पर बाय कैश अकाउंट होगा। एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट, होता है ना। द कैपिटल है क्रेडिट में, तो क्रेडिट में बाय कैश हो जाएगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा पिछले कई साल से चलता रहा है, तो हम इस साल तो लगा के नहीं शुरू कर रहे हैं, मेरा पूंजी पहले से होता रहा है, तो पिछले साल सीडी हुआ होगा तो इस साल बीडी होगा ना। पिछले साल सीडी हुआ होगा तो इस साल क्या होगा? बीडी होगा। तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे? बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। तो जितना पूंजी होगा वो यहां पर लिखेंगे। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? अच्छा, अब चलिए, इससे पहले हम आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताए थे, जिसमें साझेदारों को मिलने वाला फायदा और साझेदारों को मिलने वाला खर्चा, आमदनी, सबका चर्चा उसमें किया था ना। अब उसमें से बारी बारी याद कीजिए कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज मिलता था, तो साझेदारों को पूंजी पर ब्याज मिलेगा तो साझेदार का पूंजी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो पूंजी बढ़ेगा किस साइड से? क्रेडिट से कि डेबिट से? क्रेडिट से। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको जितना मिला होगा उतना दे देंगे अमाउंट। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? हाँ, गौर से एक एक टॉपिक को गौर से समझिएगा ना। अभी से शुरुआत से पार्टनरशिप 6 महीना तक चलेगा, ये बात याद रखिए। शुरुआत में अगर नहीं सीखिएगा तो फिर आगे सब चैप्टर में दिक्कत हो जाएगा। और 40 नंबर तो कम से कम पार्टनरशिप से पूछेगा ही पूछेगा, ध्यान रखिएगा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर दिए, कोई दिक्कत इसमें? साझेदार को मिलेगा, मान लीजिए सैलरी मिलता है किसी साझेदार को, सबको भी मिल सकता है, किसी एक को भी मिल सकता है। तो अगर सैलरी मिलेगा तो साझेदार का पूंजी बढ़ेगा कि घटेगा? साझेदार को फायदा होता है तो साझेदार का पूंजी बढ़ेगा ना। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सैलरी। एक को मिलता है तो एक में अमाउंट देंगे, दूसरा खाली रहेगा। दोनों को मिलता है तो दोनों को देंगे, ठीक ना। बाय कमीशन, एक को मिलेगा तो एक को देंगे, दोनों को मिलेगा तो दोनों को देंगे। 3 साझेदार होगा, सबको मिलेगा सबको देंगे। इन्हें एक को दिया हुआ है सबको दे देंगे तो जुल्म कर दीजिएगा। जिसका देना रहेगा उसी को देंगे, जिसका नहीं रहेगा उसमें खाली छोड़ देंगे अमाउंट, ठीक है। उसके बाद साझेदार को वर्ष भर में लाभ में तो हिस्सा मिला होगा ना, कि लाभ में हिस्सा नहीं मिला होगा? मिला होगा। लाभ में हिस्सा मिला होगा। वो लाभ किस खाता से आया है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। किस खाता से? उसमें जो प्रॉफिट आया है उसको किस अकाउंट से आया है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आया है। तो लाभ होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और कॉस्ट में क्या लिख दीजिए? प्रॉफिट। दोनों में दे देंगे, शॉर्टकट में लिख सकते हैं पीएल, ए डबल पी देके डॉट कर दीजिए, अकाउंट
पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। जी। अगर ये प्रॉफिट के बदला में कहीं उसको लॉस हुआ होगा, तो लॉस हुआ होगा तो उसका पूंजी क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। तो फिर तब डेबिट साइड में लिख जाएगा टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस, यहां लिख देंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। दिमाग से बाहर नहीं ना जा रहा है बात, तब कोई बात नहीं, कल बताएंगे, आज छोड़ देंगे। देखिए, तो टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस इधर आ जाएगा। क्रेडिट साइड में जाने वाला लगभग सब आइटम हो गया। इससे ज्यादा आइटम आपको नहीं मिलेगा जनरली। एक आइटम है जनरल रिजर्व, अगर रहेगा तो बांटेंगे, नहीं तो नहीं बांटेंगे। शुरुआती चैप्टर में बस इतना ही आपको मिलेगा, ठीक है। लॉस होगा तो इधर देंगे। डेबिट साइड में जाने वाला दो आइटम और मिलेगा आपको सवाल में। साझेदार आहरण करेगा तो आहरण करने से उसका पूंजी क्या होता है, घटता है। इसका मतलब क्या होता है, घटना। इसका मतलब हाँ, तो ये घट जाएगा। तो डेबिट में लिखेंगे टू ड्रॉइंग्स। जो आदमी जितना जितना आहरण किया होगा यहां लिखेंगे। आहरण पर ब्याज से साझेदार का पूंजी क्या होगा, घटेगा। तो वो भी कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में। स्वाभाविक बात है, जिस चीज से पूंजी बढ़ेगा क्रेडिट में, और जिस चीज से पूंजी घटेगा हाँ, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट में दे देंगे ना। अब क्या करेंगे, जोड़ घटाओ, खाता का दोनों साइड का मुंह मिलान करना पड़ता है ना। हाँ, तो दोनों साइड का यहाँ पर देखिए, इसका टोटल जोड़ के यहाँ, तो जिसका ज्यादा होता है वही इधर भी होगा ना। इसमें से इसको घटाएंगे, जो बचेगा वो क्या होगा, टू बैलेंस। अगले साल के लिए वही यहाँ आ जाएगा कि नहीं आएगा, बाय बैलेंस बीडी। कहीं दिक्कत इस बात को समझने में। तो ये हो गया कौन चीज आपका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब पूंजी परिवर्तनशील हो तब, जब पूंजी क्या हो, परिवर्तनशील हो तब। आया बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत। ये हमारा प्रारंभिक पूंजी हुआ जो शुरू में था। उसके बाद जिस जिस चीज से पूंजी बढ़ा क्रेडिट में जोड़े, और जिस जिस चीज से पूंजी घटाए डेबिट में, और अंत में जोड़ घटाव किए तो सीडी। तो ये और ये एक समान नहीं ना होगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो ये हुआ पूंजी परिवर्तनशील के हिसाब से पूंजी खाता, ध्यान रहेगा। अब चलिए यहां पर, जब पूंजी क्या हो, अस्थाई हो। जब पूंजी क्या हो, अस्थाई हो, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, तब हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा देखिए। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर है ना, लिख ले है ऊपर में। इसी में यहां पर खींच देते हैं, पूंजी क्या है, अस्थाई है। अस्थाई का मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पार्टिकुलर ए का अमाउंट, बी का अमाउंट, ए बी का अमाउंट हो गया ना। तो हमारा जो पूंजी खाता खोलेंगे, क्या हो रहा है, दिमाग से निकल रहा है क्या, छोड़ दें कि चलने का अभी। हाँ देखिए, इसका चैप्टर मेन थ्योरी आपको इसी में बारीकी से समझना है, क्योंकि ये शुरुआत है। जब आप कोई घर बनाते हैं तो जो उसका ग्राउंड फ्लोर बनता है, सबसे नीचे कुर्सी जिसको कहते हैं हम लोग, नींव, उसी में ज्यादा मेहनत होता है ना। पहला मंजिल बनाने में ज्यादा मेहनत होता है, उसके बाद तो दूसरा तीसरा मंजिल में खर्चा भी कम और मेहनत भी थोड़ा कम लगता है ना, और आसानी से बनता चला जाता है। लेकिन नीचे वाला जितना मजबूत होगा, ऊपर वाला बिल्डिंग उतने ऊपर तक आप बना सकते हो। नीचे वाला अगर नींव कमजोर हो तो दो मंजिलों मतलब बनाने में आपको सोचना पड़ेगा, क्या पता घर गिर जाए। तो आप चाहते हैं कि मेरा घर गिरे कि हम 10 मंजिला तक ले जाएं, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है ना। देखिए, तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू फिक्स कैपिटल मेथड, यानी हमारा पूंजी क्या है, अस्थाई है।
जब ये पूंजी अस्थाई है मतलब जितना पूंजी मेरा शुरू में है वही पूंजी मेरा लास्ट में भी होना चाहिए। उसमें ना तो कुछ जोड़ेंगे ना ही कुछ, यानी मेरा पूंजी जो पहले से है वही शुरू में भी होगा और वही। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, जो मेरा पूंजी है वो, उसके बाद इसमें और कुछ नहीं दिखना है भाई साहब। बाय बैलेंस बीडी लिख दिया ना, बात खत्म। यही टोटल यहाँ होगा, यही टोटल यहाँ होगा और इधर घटाने वाला तो कुछ है नहीं, तो टू बैलेंस सीडी यही हो गया। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, कोई परिवर्तन होगा इसमें नहीं ना। तो हमारा पूंजी क्या रह गया, अस्थाई। लेकिन अब साझेदार पूंजी रखने का विधि ना अस्थाई है, लेकिन व्यवसाय तो पर डे चलता है। हमको सैलरी मिलेगा, साल में कमीशन मिलेगा, लाभ हानि में हिस्सा होगा, आहरण करेंगे, आहरण पर ब्याज करेंगे। तो वो आइटम सबको कहाँ रखेंगे, उसके लिए तो एक अलग से व्यवस्था करेंगे। तो उसके लिए क्या खुलता है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्या खुलता है, समझ में आ रहा है बात कि नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। तब पार्टनर्स करेंट अकाउंट कैसे खोलेंगे उस पर ध्यान दीजिए। पार्टनर्स करेंट अकाउंट कैसे खोलेंगे, ये जो खाता है ना इसी को हम पार्टनर्स करंट बना देंगे। कैसे, देखिए अब ये हम मिटा दिए ना सब कुछ। ये कैपिटल को काट के हम यहाँ क्या बना देंगे, यहाँ पर हम क्या बना दिए, करंट अकाउंट बना दिए ना। अब ये यहाँ पर ये बाय बैलेंस बीडी को हम फिलहाल मिटा देते हैं, ठीक है, फिलहाल मिटा दिए, बन गया पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब साझेदार का पूंजी यहाँ जो बाय बैलेंस बीडी था वो यहाँ चला गया, पूंजी हो गया फिक्स। अब साझेदार को मिलेगा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साझेदार के लिए फायदे की बात है ना, तो साझेदार के लिए तो करंट अकाउंट खुल रहा है, तो इसको क्या किए, क्रेडिट में रखे ना। साझेदार के लिए फायदा है तो क्रेडिट में रखे। साझेदार को सैलरी मिला, कमीशन मिला, लाभ में हिस्सा मिला, क्रेडिट में। आहरण किया, आहरण पर ब्याज दिया, हानि में हिस्सा हुआ, डेबिट में। इस टोटल को जोड़ लीजिए, यहाँ जोड़ लीजिए, ये तीनों आइटम क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। जो बच गया क्या निकल गया, बाय बैलेंस शीट टू बैलेंस सीडी। ये टू बैलेंस सीडी किसका शेष हुआ, करंट अकाउंट का शेष हुआ। क्या हुआ, समझ में आया बात। अगर मान लीजिए ये चारों का योग कम है, ये ज्यादा है, तो इस साइड का जोड़ ज्यादा होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो यह साइड का जोड़ इधर भी लिख सकते हैं और इधर घटेगा तब बाय बैलेंस सीडी इधर भी हो सकता है, बैलेंसिंग फिगर इधर भी हो सकता है और बैलेंसिंग फिगर इधर भी हो सकता है। तो यहां पर एक ऑब्जेक्टिव हो गया क्या, कि चालू खाता का शेष हो सकता है क्या, तो डेबिट शेष भी हो सकता है और क्रेडिट शेष भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यानी इसके दोनों, चूंकि इसमें पूंजी तो पहले से है नहीं, जो है वो बाहरी आमदनी है, पूंजी के अलावा है, तो वो सब चीज इधर भी ज्यादा हो सकता है जोड़ और इधर भी ज्यादा हो सकता है जोड़। तो चालू खाता का शेष डेबिट शेष भी हो सकता है और क्रेडिट शेष। याद रखिएगा, किस खाता का डेबिट या क्रेडिट शेष हो सकता है, चालू खाता का। चालू खाता का शेष हो सकता है डेबिट शेष, क्रेडिट शेष, दोनों में से कोई भी, इनमें से कोई नहीं, दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा ना। इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं। यानी पूंजी अस्थाई हो तो दो खाते खुलते हैं, पूंजी खाता, चालू खाता। पूंजी परिवर्तनशील हो तो एक खाता खुलता है, सिर्फ पूंजी खाता। उसी खाता में सब कुछ हो जाता है। समझ में आ रहा बात की दिक्कत, मेरे विचार से इतना रहने देते हैं आज। इससे आगे कल पूरा चैप्टर का थ्योरी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग अगले क्लास से प्रैक्टिकल बनाने पर ध्यान देंगे। धन्यवाद। देखिए अब आगे इस चैप्टर में आपको एक चीज बारीकी से देखना है, आहरण पर ब्याज कैसे लगाया जाता है।
आहरण पर ब्याज कैसे लगाए? अगला चीज इसमें है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से संबंधित। अब देखिए आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज लगाने के तरीके। तो आहरण पर ब्याज जो लगाया जाता है तो आहरण कैसे हुआ इस पर ज्यादा ध्यान रखना है ना। आहरण कैसे हुआ है, आहरण पर ब्याज जो होता है वो आहरण पर ब्याज निकालने का तरीका पर डिपेंड करता है। एक समान रूप से आहरण और दूसरा असमान रूप से आहरण, असमान रूप से आहरण। अब आहरण करने का जो आपको तरीका देगा इसमें कि वर्ष भर, एक साल में 12 महीना होता है ना, तो 12 महीना तक यानी शुरू से लेके 12 महीना तक हर एक महीना 2000 रुपया आहरण किया, हर एक महीना 5000 रुपया आहरण किया, हर एक महीना 7000 रुपया आहरण किया, तो एक समान रूप से आहरण हुआ। दूसरा बात दे देगा हर एक महीना के प्रारंभ में आहरण किया है, हर एक महीना के प्रारंभ में आहरण किया, या हर एक महीना के मध्य में आहरण किया, या हर एक महीना के अंत में आहरण किया। ठीक है, यानी इस टाइप से पूछेगा, कहेगा आपको कि 6 महीना तक प्रत्येक माह के प्रारंभ में 5000 आहरण किया, तो 6 महीना आहरण किया, प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण किया, हर एक महीना आहरण किया 6 महीना तक, लेकिन मध्य में आहरण किया, हर एक महीना 6 महीना तक आहरण किया, लेकिन अंत में आहरण किया। इस टाइप से आपको दे देगा। तो एक समान रूप से आहरण हुआ और एक हुआ असमान रूप से आहरण। इस महीना में 5000 निकाल लिया, अगला महीना में 7000 निकाल लिया, किसी महीना में 13000 निकाल लिया, किसी महीना में 5000 निकाला, मतलब कुछ अनायास जितना मन हुआ उतना निकाल लिया, तो वो हुआ असमान रूप से आहरण। ठीक है, देखिए तो क्या बताया था, समान रूप से आहरण और एक असमान रूप से आहरण। ठीक है, मतलब वर्ष भर यदि एक समान, अब ये वर्ष भर भी रह सकता है, यानी वर्ष भर मतलब 12 महीना, या सवाल में 9 महीना तक दिया रहेगा कि 9 महीना तक प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण किया, 8 महीना तक प्रत्येक माह के मध्य में आहरण किया, 7 महीना तक प्रत्येक माह के अंत में आहरण किया, मतलब ऐसा आपको कंडीशन दे देगा। आया बात समझ में। अब मान लीजिए 12 महीना तक निकाला है प्रत्येक माह के प्रारंभ में, तो अब 12 बार आहरण किया तो 12 बार आहरण पर ब्याज निकालिए। अगर साल में 10 बार आहरण किया है तो 10 बार आहरण पर ब्याज लगाइए, तो फिर परेशानी ज्यादा होगा ना। तो फिर आहरण पर ब्याज निकालने का तरीका औसतन कर दिया, एवरेज रूप से। ठीक है, तो कैसे किया जाएगा उस पर ध्यान दीजिए। ये आहरण पर ब्याज का सूत्र आप याद रखिएगा तो सवाल बनाने में आसान होगा। ठीक है, देखिए पहला, यदि n माह तक मतलब महीना का संख्या आपको दे देगा कि 7 महीना तक, 10 महीना तक, 12 महीना तक, 11 महीना तक, ऐसा। तो यदि n माह तक प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण हो तो कुल आहरण पर n+1/2 माह का ब्याज लगेगा। ध्यान रखना है, यदि n माह तक यानी मंथ का संख्या दिया रहेगा। अब जैसे मान लीजिए हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं, साल में 12 महीना होता है ना, हम आपको कहेंगे कि 12 महीना तक प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण किया, मतलब पूरे साल भर, पूरे वर्ष भर। तो साल में 12 बार आहरण हुआ, प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण किया मतलब पहली तारीख को, तो कुल आहरण पर क्या महीना का ब्याज दीजिएगा। मतलब आप 12 बार दीजिएगा
तो भी उतना ही ब्याज होगा जितना कि इस सूत्र पर लगाकर उतने महीना का ब्याज दीजिएगा। तो n के जगह पर 12 महीना हुआ ना, तो 12 और 1 13, 13/2 6.5 हुआ ना। तो 6.5 महीना का उसको ब्याज दे दीजिए कुल आहरण पर। क्या महीना का ब्याज? 6.5 कुल आहरण पर। देख लीजिए कुल आहरण पर। अब मान लीजिए हर एक महीना हम 5,000 आहरण किए हैं, हर एक महीना 5,000। तो 5,000 पर 12 बार आप ब्याज लगाइए। ठीक, एक बार 12 महीने का लगाइए, एक बार 11 महीने का लगाइए, एक बार 10 महीने का लगाइए, ऐसे नहीं लगाइएगा। या फिर कुल आहरण हमारा कितना हो जाएगा? एक महीना में 5,000 निकाला तो 12 महीना में 60,000 निकालेंगे, निकालेंगे ना। तो 60,000 रुपया हमारा क्या हो गया? कुल आहरण। अब 60,000 रुपया पर आप 12 1 13/2 बोले ना, 6.5 महीना का ब्याज लगा दीजिए। आप 12 बार अलग अलग ब्याज निकालिएगा और 6.5 महीना का एक बार ब्याज निकालिएगा, बात बराबर होगा। समझे बात? तो ये सूत्र याद रखिएगा। अगर मान लीजिए यहीं पर हम आपको कहें कि हर एक महीना के प्रारंभ में 5,000 आहरण किया, कितने महीना तक? 9 महीना तक। कितने महीना तक? 9 महीना। तो कुल आहरण हमारा कितना हो जाएगा? 45,000। 5,000 रुपया हर एक महीना निकाला, 9 महीना तक निकाला तो 45,000 ही हुआ। और उस पर क्या महीना का ब्याज लगाइएगा? प्रारंभ में निकालेंगे 9 महीना तक। तो n के जगह पर 9 भर दीजिए, तो 9 1 और 10 में 2 से भाग दे दीजिए, 5 महीना हुआ। यानी कुल आहरण पर यानी 45,000 पर 5 महीना का ब्याज निकाल दीजिए, बात बराबर होगा। ये सूत्र यदि याद रखिएगा तो फिर आसान लगेगा बनाने में। आया बात समझ में? और ऑब्जेक्टिव में भी इस टाइप का प्रश्न पूछ देगा आपको। कैसे? तो कहेगा कि यदि 8 महीना तक प्रत्येक माह के प्रारंभ में एक समान रूप से आहरण हो तो कुल कितने महीने का ब्याज लगेगा? कुल आहरण पर कितने महीने का ब्याज लगेगा? तो आहरण तो हमको नहीं दिया है, मान लीजिए वो तो कुल आहरण तो जो होगा सो होगा। क्या महीना का ब्याज निकालना है? तो 8 महीना n के जगह पर 8 भरेंगे, 8 और 1 9 में 2 से भाग दे दीजिए, तो 4.5 महीना हुआ। यानी कुल महीना पर 4.5 महीना का ब्याज निकाल दीजिए, वो आपका आंसर होगा। ऑप्शन में 4.5 लिखा रहेगा जहां, उसमें टिक मार दीजिए। आया बात समझ में? चलिए अब इसी टाइप का यदि आपको रहे, यदि n माह तक, यदि n माह तक, n माह तक प्रत्येक माह के मध्य में आहरण हो तो कुल आहरण पर n/2 माह का ब्याज लगेगा। समझे बात? यदि प्रोसेस वही है, कुल आहरण तो निकालना ही है, लेकिन क्या महीना का ब्याज देना है? n/2 महीना का। मतलब यदि वर्ष भर 12 महीना आहरण किया मैंने, प्रत्येक माह के मध्य में मान लीजिए 15 तारीख को आहरण किया, 14-15 तारीख को मध्य हुआ ना, मध्य में आहरण किया, तो कुल आहरण पर क्या महीना का ब्याज दीजिए? तो n/2 मंथ का ब्याज दीजिए। क्या महीना तक हमने आहरण किया? 12 महीना तक, तो 12/2 कर दीजिए, 6 महीना, 6 महीना का ब्याज दे दीजिए, हो गया काम खत्म। अगर कहेगा कि 10 महीना तक प्रत्येक माह के मध्य में आहरण किया तो क्या महीना का ब्याज देंगे? तो n के जगह पर 10 भरेंगे, 10/2 5 महीना का ब्याज। 9 महीना तक प्रत्येक माह के मध्य में आहरण किया, कितने महीना का ब्याज लगेगा? तो 9/2 4.5 महीना का ब्याज लगेगा। क्लियर बात? ठीक इसी प्रकार यदि प्रत्येक माह के अंत में, प्रत्येक माह के अंत में आहरण हो तो कुल आहरण पर n-1/2 माह का ब्याज लगेगा। समझ में आया बात?
अब आपको कहेगा हर एक महीना के अंत में, अब मान लीजिए 12 महीना होता है साल में, 12 महीना के अंत में मान लीजिए हर एक महीना के 30 तारीख को या 31 तारीख को हमने आहरण किया है, हर एक महीना के लास्ट में, ठीक है। तो कुल आहरण पर कितने महीना का ब्याज लगाना है? तो 12 बार नहीं लगाना है, एक के बार में लगा देना है n-1/2, मतलब 12 में से 1 गया 11, 11/2 5.5 महीना का ब्याज देना है, 5.5 महीना का ब्याज देना है। ध्यान रहेगा ये बात, कहीं दिक्कत? चलिए अब है असमान रूप से आहरण। किस रूप से आहरण? असमान रूप से आहरण। तो असमान रूप से आहरण में क्या करना है आपको? तो ये आपको अगर अभी हम समझाएंगे भी तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। इसमें एक होता है सामान्य रूप से आहरण पर ब्याज निकालना, साल में 5-6 बार निकाला है, जब मन हुआ जितना मन हुआ निकाल लिया, ठीक है। तो अब या तो 5-6 बार निकाला है तो 6 बार आप ब्याज दीजिए, या नहीं तो एक प्रोडक्ट मेथड होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड तब समझ में आएगा जब हम आपको सवाल प्रैक्टिकल बताएंगे। तो शायद सवाल 11-12 नंबर क्वेश्चन है आपका इस मेथड से, वो सवाल जब बताएंगे ना तो आपका ये तरीका आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसको अभी हम रोक के चलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए इसको हटाइए। अब आहरण पर ब्याज करने का दूसरा नियम देखिए। दूसरा नियम एक अलग, यदि आहरण तिमाही रूप से हो, तिमाही रूप से हो तो तिमाही रूप का मतलब क्या होता है, बात पर ध्यान दीजिए। तिमाही का मतलब होता है 3 महीना का एक तिमाही। तिमाही मतलब 3 महीना का एक तिमाही। छमाही होता है ना, छमाही समझते हैं? 6 महीना का एक छमाही होता है, होता है ना। तो वैसे ही तिमाही क्या होगा? 3 महीना का एक तिमाही होता है, ठीक है, बोलिए नहीं। अब देखिए कि अगर आपका आहरण तिमाही आधार पर हो, ये नियम सब जो है आहरण पर ब्याज निकालने का, ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का प्रश्न आपको पूछता है, ठीक है। और सवाल बनाते समय ये सब आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना चाहिए, तब आपको नहीं तो दिक्कत होगा सवाल बनाते समय, समझ में आ रहा है बात। तो यदि आहरण तिमाही आधार पर हो, तिमाही आधार पर हो मतलब 3 महीना में एक बार आहरण किया हो, 3 महीना में एक बार, तो साल में क्या बार आहरण करेगा? 4 बार आहरण करेगा, करेगा ना। जनवरी फरवरी मार्च का एक तिमाही, अप्रैल मई जून का दूसरा तिमाही, जुलाई अगस्त सितंबर का तीसरा तिमाही, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर का चौथा तिमाही होगा ना। अगर मान लीजिए 1 अप्रैल से महीना मतलब साल शुरू होगा, 1 अप्रैल से 2 टाइप का साल बताया है ना, एक कैलेंडर ईयर जो 1 जनवरी से शुरू होता है और उसी साल 31 दिसंबर को खत्म होता है, और एक फाइनेंशियल ईयर बताया जो 1 अप्रैल इस साल शुरू होगा तो अगले साल मार्च 31 को खत्म होगा, होगा ना। तो खैर महीना तो 12 ही होगा, तो 3 महीना का एक तिमाही बनेगा, क्लियर। अब यदि आहरण तिमाही रूप से हो तो साल में 4 बार आहरण होगा। तो हमारा कुल आहरण बनाने के लिए, कुल आहरण बनाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा। हर एक तिमाही के प्रारंभ में आहरण, हर एक तिमाही के मध्य में आहरण, हर एक तिमाही के अंत में आहरण। ऐसा इसमें भी पूछ सकता है ना, कि नहीं पूछ सकता है? तो अगर आपको वो पूछे तो कैसे निकालना है, देखिए ध्यान दीजिए। प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में आहरण हो तो कुल आहरण पर 7.5 माह का ब्याज, याद रखना है 7.5 माह का ब्याज लगेगा। क्या महीना का? 7.5। और इसी कंडीशन में अगर प्रत्येक तिमाही के मध्य में आहरण हो, प्रत्येक तिमाही के मध्य में आहरण हो तो
6 माह का ब्याज लगेगा, 6 माह का ब्याज लगेगा, ठीक है। और इसी कंडीशन में अगर अंत में आहरण हो, प्रत्येक तिमाही के अंत में आहरण हो तो 4.5 माह का ब्याज लगेगा, 4.5 माह का ब्याज लगेगा। ध्यान रहेगा ना बात। इसमें अगर तिमाही वाला बात हो ना तो प्रारंभ वाला याद रखना है कि 7.5 महीना, और मध्य वाला कहेगा तो 1.5 महीना कम कर देंगे 6 महीना, और अंत वाला हो तो फिर 1.5 महीना कम कर देंगे तब 4.5 महीना। याद रहेगा बात, कोई दिक्कत इसमें? 1.5 महीना कम करना। हाँ, समझ में याद रहेगा ना। अब इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। आप लोग का जो नोट्स दिए हैं उसमें तो सब हाई लिखा हुआ, सिर्फ समझने के लिए बता रहे हैं। देखिए अब आहरण पर ब्याज निकालने का 2 तरीका देखा। प्रत्येक महीना के समान रूप से होगा तो n+1/2 n/2 n-1/2, प्रारंभ में, मध्य में, अंत में, ये कंडीशन हो गया। प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में हो तो 7.5 महीना, 6 महीना, 4.5 महीना क्या ब्याज लगाना है। अब एक तरीका देखिए, जब आपको समय दिया ही ना हो, कब किया नहीं किया कोई था पता नहीं है, ठीक है, उस कंडीशन में 2 तरीके से ब्याज लगता है। जब आहरण करने का समय न दिया हो, यानी तिथि न दिया हो, आहरण करने का तिथि नहीं दिया गया हो और समय तो दिया नहीं हो और दर के आगे प्रति वर्ष या वार्षिक लगा हो, ठीक है। और एक कंडीशन, जब दर के आगे प्रति वर्ष या वार्षिक ना लगा हो, ऐसा बात हो, आहरण करने का तिथि भी नहीं दिया गया हो और दर के आगे प्रति वर्ष या वार्षिक लगा हो या ना लगा हो, तब इसके आधार पर समय का ब्याज लगेगा। कैसे, ध्यान दीजिए। आहरण करने का तिथि नहीं दिया हो, कब आहरण किया, सीधे कह देगा कि वर्ष में 15,000 आहरण किया, कब किया पता नहीं, साल में 15,000 आहरण किया, और देगा कि 10% वार्षिक ब्याज लगाइए, तो 10% यानी दर के आगे वार्षिक लगा दिया ना, तो वार्षिक लगा हो तो 6 माह का ब्याज लगेगा, 6 माह का ब्याज लगेगा, ठीक है। समझ में आया बात। समय नहीं दिया हो कब आहरण किया, लेकिन दर के आगे प्रति वर्ष या वार्षिक लगा देगा तो 6 महीना का ब्याज लगेगा। दोनों में कुछ भी रहेगा, प्रति वर्ष या वार्षिक एक ही चीज है। जैसे एक आदमी का 2 नाम हो, आया बात समझ में। हाँ, आदमी तो एक ही रहता है, किसी का नाम राम मोहन सोन रहबे करता है, डोमा बेचना फेंकना बहुत तरह का नाम रहता है कि नहीं रहता है, समझ आया बात, कोई बात नहीं है। देखिए हंस लिया, आइए अब इधर ध्यान दीजिए। तो ये चीज समझ में आ गया, जब आहरण करने की तिथि नहीं दिया गया हो लेकिन दर के आगे वार्षिक या प्रतिवर्ष लगा हो तो 6 माह का ब्याज लगेगा। और यही कंडीशन में दर के आगे प्रतिवर्ष बोलते क्यों हैं, प्रतिवर्ष या वार्षिक नहीं लगा हो, दर के आगे प्रतिवर्ष नहीं लगा हो तो पूरे वर्ष का ब्याज लगेगा, पूरे वर्ष का ब्याज लगेगा। आया बात समझ में। जब दर के आगे, जैसे पूरे साल में 20,000 आहरण किया, कहा हुआ है, और कहेगा कि 10% आहरण पर ब्याज लगाइए, 10% आहरण पर ब्याज लगाइए,
तो प्रतिशत के आगे प्रति वर्ष नहीं ना लगा है या वार्षिक नहीं ना लगा है, तो पूरे साल का ब्याज लगेगा। आया बात समझ में? 20,000 का 10% लगाइए, तो 20,000 का 10% जो निकलेगा आपका 2,000, ये पूरे साल का हुआ। ये क्या हुआ? साल का हुआ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब आगे ध्यान दीजिए इधर। तो आहरण पर ब्याज लगाने का जितना कंडीशन अभी तक आपने देखा, इतना आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं ध्यान रखिएगा तो फिर सवाल बनाने में क्या होगा? दिक्कत होगा। अब थ्योरी में एक अगला टॉपिक आता है आपका, लास्ट टॉपिक है ये। एक और लास्ट टॉपिक होगा जब आप लोगों को भूतकालीन समायोजन पढ़ाएंगे, तो जब वो सवाल आएगा ना भूतकालीन समायोजन वाला, उसी समय में वो समझाएंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो अभी वो हवा में रह जाएगा बात। एक है लाभ की गारंटी, गारंटी वाला, यानी लाभ में गारंटी। लाभ में गारंटी, ये क्या होता है? लाभ में गारंटी ध्यान रखिए। लाभ में गारंटी होता है, एबीसी साझेदार है, मान के चलते हैं पूरे साल में 1 लाख रुपया लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 1 लाख रुपया लाभ हुआ। अब कहेगा क्या कि वो लाभ को साझेदार आपस में बराबर बराबर बांटते हैं। आपस में कैसे बांटते हैं? बराबर बराबर बांटते हैं। 1 लाख पर नहीं जाइए, 90,000 पर मान के चलते हैं, ताकि 3 आदमी है, बराबर बराबर बांटेगा तो 30-30 हजार करके होगा, नहीं तो 33,333 वाला लफड़ा लग जाएगा। राउंड फिगर वाला बात समझ लीजिए। 90,000 लाभ हुआ, साझेदार लाभ को आपस में बराबर बराबर बांटते हैं, तो 30-30 हजार बांटते हैं, मान के चलते हैं। अब इसमें क्या कहेगा कि कोई एक साझेदार, कोई एक साझेदार या पूरे फर्म के द्वारा उसको कम से कम 40,000 लाभ देने की गारंटी दी गई है। कितना लाभ देने की? 40,000, यानी उसको कम से कम 40,000 मिलेगा। उसको जो कमी होगा उसको ए अकेले या ए और बी दोनों मिलके उसको भरपाई करेंगे। अब जैसे 30-30 हजार करके 3 आदमी बांट रहा है ना, लाभ अनुपात में बांटा तो कितना कितना हुआ? 30-30 हजार हुआ ना, लेकिन सी को गारंटी कितना मिलने का है? 40,000। तो जब वो लाभ बांटा तो उसको 10,000 कम हो गया ना, उसको 40,000 मिलने की गारंटी मिला है ना, तो उसको गारंटी मिला है तो उसको 40,000 मिलना चाहिए ना। तो उसको जो 10,000 घट रहा है वो 10,000 उसको देगा। कौन देगा? तो ए और बी मिल के देगा। आ रहा है बात समझ में? ए और बी, तो 5,000 ए भी देगा, 5,000 बी भी देगा, तब 5-5 मिला के 10,000 उसको पूरा देंगे। तो 30,000 में से उसका भी 5,000 घट जाएगा, तो उसको 25 मिलेगा, उसको 25 मिलेगा, इसको 40 मिलेगा। हो गया ना 90,000 पूरा। आया बात समझ में? या फिर ए या बी अकेले गारंटी दे सकता है। ऐसा भी हो सकता है ना कि ए या बी कोई अकेले गारंटी देगा। अगर ए गारंटी दिया है तो ए को 30,000 में से 10,000 घटा दीजिए, तो उसको 20 बचेगा, और 10 उसमें जोड़ दीजिए, उसको 40 हो गया। बी गारंटी देगा तो बी में से 10 घटा दीजिए, सी में जोड़ दीजिए। आया बात समझ में? तो ये होता है गारंटी वाली बात। मतलब वर्ष भर में कमाए गए शुद्ध लाभ में से किसी एक साझेदार को, किसी साझेदार व्यक्तिगत रूप से किसी साझेदार के द्वारा या फिर फर्म के द्वारा उसको एक निम्नतम लाभ की गारंटी दी जाती है कि आपको कम से कम इतना रुपया मिलेगा। ठीक है? और यदि लाभ बांटने के क्रम में उस साझेदार को अगर लाभ के हिस्सा में कुछ कमी होता है तो वो कमी उसे भरपाई किया जाता है, या तो जो गारंटी दिया उसके द्वारा या फिर फर्म के द्वारा। जो उसको गारंटी देगा वो उसको भरपाई करेगा जो कम होगा। अगर न्यूनतम राशि से ज्यादा मिला तो ले नहीं लेंगे उससे। कम से कम की गारंटी है, अधिक से अधिक की गारंटी नहीं होता है। अधिक से अधिक जो मिलेगा सब उसका है, लेकिन कम से कम उतना होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। आया बात समझ में? तो इस चैप्टर का थ्योरी लगभग आपका खत्म हो गया। ठीक है? इसमें आपने सीखा साझेदारी क्या होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से एक साथ व्यवसाय करते हैं तो साझेदारी कहलाता है। दूसरा विशेषता सीखा, कम से कम 2 व्यक्ति, अधिक से अधिक 50 व्यक्ति तक
साझेदारी समझौता का होना, पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है, किसी साझेदार के द्वारा पूंजी देना अनिवार्य नहीं है, लाभ हानि का विभाजन अनुपात होना, ये सब देखा विशेषता में। साझेदारी संलेख देखा, जब साझेदार समझौता से व्यवसाय शुरू करते हैं भविष्य में आपसी कलह न हो इसीलिए लिखित होना चाहिए। वैसे साझेदारी समझौता लिखित या मौखिक कुछ भी हो सकता है। साझेदारी संलेख में किन किन बातों की चर्चा होती है, बहुत सारा बात देखा हमने। साझेदारी संलेख के अभाव में क्या सब होता है, किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज, वेतन कमीशन नहीं दिया जाता है, लाभ हानि का बंटवारा बराबर करेगा, और साझेदार के द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज अधिकतम 6% होगा और आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। इतना बात। उसके बाद लाभ हानि नियोजन खाता कैसे क्या बनता है, साझेदार के पूंजी खाता रखने के विधि, अस्थायी और परिवर्तनशील। अस्थायी विधि में सिर्फ एक खाता खुलता है और नहीं, अस्थायी में 2 खाता खुलता है, पूंजी खाता और चालू खाता, और परिवर्तनशील में एक खाता खुलता है, सिर्फ पूंजी खाता। उसी में सारा बात का समायोजन हो जाता है। आया बात समझ में। उसके बाद आहरण पर ब्याज लगाने का तरीका देखा, समझदार है ना बात, कोई दिक्कत इस बात को समझने में, और लाभ की गारंटी वाला बात हो गया। तो इस चैप्टर, पहला चैप्टर में जब साझेदारी व्यवसाय शुरू होता है तो इतने बातों को आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब कल से जो हम लोग प्रैक्टिकल सवाल शुरू करेंगे तो इन सब थ्योरी को दिमाग में बैठा के रखिएगा, तब समझ में आएगा। नहीं जत परतम तत् गुरुवे समर्पितम कीजिएगा तो जो गति होना होगा वो होगा, आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो इतना थ्योरी कल कंठस्थ होना चाहिए। आज भर के लिए धन्यवाद।